ठीक है, तब तक आप। जी। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दिल्ली से विभा राज वैभवी एक बार फिर हाजिर हूँ। एन चंद्रा द मैजिक मैन आपके अपने पटल पर यत्र तत्र और सर्वत्र। दोस्तों, साक्षात्कार की कड़ियों को निरंतर हम जोड़ते रहते हैं और आज हम उत्तराखंड की वादियों से रुड़की पहुंचे हैं और रुड़की से हमारे बीच प्रसिद्ध कवि प्रदीप भट्ट जी इस वक्त मौजूद हैं और उनका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। उससे पहले मैं जरूर आप सभी तमाम दर्शकों को बताना चाहती हूँ कि हमारा यह ऐसा समृद्ध पटल है जहाँ पर कई दिग्गज साहित्यकार आ चुके हैं, कई पद्मश्री आ चुके हैं। उनका साक्षात्कार हम लेने का हमें गौरव प्राप्त हुआ है। तो आप सभी को मैं पुनः साधुवाद देती हूँ, पुनः अभिनंदन करती हूँ आप सभी का। और प्रदीप जी, बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत अभिवादन आपका। धन्यवाद, शुक्रिया। दीपांजलि दुबे जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। दीपांजलि दीदी, आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आप हमारी पहली दर्शक हैं अभी के कार्यक्रम की। बहुत बहुत स्वागत और बहुत अभिनंदन। सर, उत्तराखंड की वादियों से उपस्थित हुए हैं आप, तो इस कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले मैं चाहूंगी कि अपनी कुछ पंक्तियां हमें या कुछ दोहे जो गजल आप लिखते हैं वो वहां से हम इस कार्यक्रम की शुरुआत करें। जी 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 जी, मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। मेरा नाम प्रदीप देवशर भट्ट है। फिलहाल मैं जी हैदराबाद में, जन्म मेरा रुड़की में हुआ है और दिल्ली, बम्बई और अभी पिछले 2-2.5 साल से हैदराबाद में गवर्नमेंट ऑफिसर हूँ। और आपने बात अच्छी करी शुरुआत, चूंकि 15 अगस्त भी है, स्वतंत्रता दिवस हमारा 75वां साल मनाया जा रहा है। तो अभी जी किसी मंच पे किन्हीं ने बोला कि साहब करगिल के ऊपर आपको 4 लाइन लिख के दीजिए, तो मैंने कहा हाँ देंगे। बोली मेरे पास तो काफी मेटेरियल है। ये सर 4 ही चाहिए। ठीक है, लिख देता हूँ। तो वो जो 4 लाइन मैंने अभी लिखी है 26 को, तो शुरुआत में मुझे लगता है सबसे बेहतर वही होगा कि तुम हो बहुत तो बढ़िया सर। सुरक्षित है अपने देश की सरहद। तुम हो तो सुरक्षित है अपने देश की सरहद, तुमसे नहीं बढ़ के यहाँ पर किसी का भी कद। जिसको भी हो भरम जरा वो कदम बढ़ाए, जिसको भी हो भरम जरा वो कदम बढ़ाए, पिटवाएगा वो विश्व में निश्चित ही अपनी भद। ये 4 पंक्तियां निश्चित रूप से चीन और पाकिस्तान को दृष्टि में रखते हुए लिखी थी, क्योंकि आजकल यही देश के दुश्मन बने हुए हैं। और वैसे सामान्यतः मैं लिखता भी देशभक्ति पे भी काफी लिखा और पे भी लिखा है, लेकिन जो मेरा जॉनर है, जो मुझे पसंद है, वो यही है। मतलब आप वीर रस के कवि हैं, हम कह सकते हैं। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगा, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि वीर रस कूट कूट के भरा हुआ है। लिखता मैं अलग अलग विधा में भी हूँ, पर अगर जी जी, मौका मिले तो मैं चाहता हूँ, चाहे वो डिफेंस का आर्टिकल हो, चाहे कुछ लिखना हो। मैं बहुत आपको अच्छी एक बात, छोटी सी, बहुत बढ़िया। जी जी जी, सर जी, अगर स्वागत है। आपको छोटी सी एक घटना आपको मैं बताता हूँ। मैं प्रीवियसली दिल्ली में पोस्टेड था, तो मेरे एक मित्र थे एयरफोर्स में। तो हम लोग RR हॉस्पिटल में उनकी मदर को देखने गए। 99 कारगिल करगिल वार की चल रही थी उस समय। तो वहां पर जो कुछ सैनिक खड़े थे, उनके जो आपस में बातचीत हो रही थी, मतलब ऐसा लग रहा था कि इनके सामने दुश्मन बस एक सेकंड चूक गए, नहीं तो पता नहीं क्या कर रहे थे। उनकी जो भावनाएं थी वो कहीं ना कहीं मुझे टच करी। वापसी में मेरे दोस्त बाइक पर थे और मैं उनके पीछे बैठा था। अभी तो हम मोबाइल पे लिखते हैं, उस समय तो हम पेन और कागज जेब में रखते थे। मैंने अपने दोस्त की पीठ पे बैठे बैठे लिखना शुरू किया। घर तक पहुंचते पहुंचते एक रूपरेखा बन गई, बाद में उसको किया। और आज तक जहां भी गया हूँ मंचों पे, मुझे लगता है करीब 50 से ऊपर बार में उस कविता को पढ़ा। और है भी खैर देशभक्ति से ओत है। सर, हम भी चाहेंगे कि उस कविता का आनंद हम भी उठाएं, तो हम आग्रह करेंगे कि वो कविता आप सुनाएं। अच्छा अच्छा अच्छा। वो कुछ ये था कि जीवन एक संघर्ष मैंने मानी फिर भी हार नहीं। जीवन एक संघर्ष मैंने मानी फिर भी हार नहीं। तुमसे घबरा जाऊं मैं, ये मुझको स्वीकार नहीं। जीवन एक संघर्ष मैंने मानी फिर भी हार नहीं। तुमसे घबरा जाऊं मैं, ये मुझको स्वीकार नहीं। बलशाली अरि जितना भी हो रण प्रचंड निर्भय होगा। बलशाली अरि जितना भी हो रण प्रचंड निर्भय होगा। बिना लड़े हथियार में डालूं,
ये मुझको स्वीकार नहीं। मस्तक की रेखाएं कहती घोर विपत्ति लंबी, मस्तक की रेखाएं कहती घोर विपत्ति लंबत है, और मैं डर कर शीश नवाऊं ये मुझको स्वीकार नहीं। और नहीं मस्तक की रेखाएं कहती घोर विपत्ति लंबत है, और मैं डरकर शीश नवाऊं ये मुझको स्वीकार नहीं। मानव हूं और मानवता का धर्म निभाना आता है, मानव हूं और मानवता का धर्म निभाना आता है, दुश्मन संग पर करूं ढिलाई ये मुझको स्वीकार नहीं। और इसकी अंतिम पंक्तियां हैं कि नभ को छूने की अभिलाषा, जो सैनिक आपस में बात कर रहे थे उससे इतना पसंद आया तो मैंने वही लिखा कि नभ को छूने की अभिलाषा निश्चय ही पूर्ण होगी, हिमालय फिर रास्ता रोके ये मुझको स्वीकार नहीं। हिमालय फिर क्या रास्ता बात है, बहुत रोके ये बढ़िया। मुझको। धन्यवाद। बहुत खूब सर, बहुत शानदार। और कुछ दर्शक हमारे से इस वक्त जुड़े हुए हैं, मैं उनका एक बार स्वागत कर लूं। पूरा नाम तो मैं नहीं पढ़ पाई हूँ, इसलिए मुझे क्षमा याचना कर रही हूँ। मान सिंह जी हमसे जुड़े हुए हैं, और सुहास जी और रोहित मिश्र जी, बहुत सारे और भी लोग जुड़े हुए हैं इस वक्त। और जैसे उनका नाम पढ़ पाऊंगी मैं निसंदेह उनका अभिनंदन करूंगी, उनका स्वागत करूंगी। और मेरी प्रिय सखी, मेरी आदरणीय विनय पवार जी हमसे इस वक्त जुड़ी हुई हैं। बहुत अभिनंदन अभिवादन करती हूँ विनय जी आपका, और आप अपना समय निकालकर इस कार्यक्रम को देखने आई हैं। बहुत बहुत अनामिका त्रिपाठी जी, बहुत बहुत अभिनंदन अभिवादन आपका करती हूँ पटल पर। बहुत बहुत सभी का स्वागत है सर। आप उत्तराखंड से हैं, खूबसूरत वादियों से आप आए हैं, और कुछ अपने परिवार के बारे में अगर बताते तो हमें भी हाँ, मैं उनके बारे आपको में जानने का जी 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 जी। एक्चुअली मेरी ननिहाल रुड़की में है और मेरा जन्म वही हुआ। और हमारे फोर फादर एक बागपत है, पहले चूंकि उत्तर प्रदेश था, ये तो 9 नवंबर 2000 से उत्तराखंड हो गया, तो पहले तो ये सब उत्तर प्रदेश ही था। तो हमारे फोर फादर वहां के बस रहे थे। और पिताजी चूंकि सरकारी सेवा में थे, इसलिए लखनऊ थे, अम्बाला थे, फिर दिल्ली लास्ट में आए। देन उसके बाद मैं जॉब में आ गया, तो ये थोड़ा घूमना फिरना लगा रहा। और उसी दौरान मुझे याद है कि 1980 में एक मैं आपको बताऊं, मैं अगर आपको यात्रा शुरू करूं तो मुझे लगता है कि कहाँ से ये सब दिमाग में आया, कैसे लिखना शुरू किया। तो माखनलाल चतुर्वेदी की जो कविता थी, व्हेन आई वाज इन 10th स्टैंडर्ड 1980, तो वो कविता से अगर मैं कहूँ सही तरह से मेरा परिचय हुआ, मुझे 100% प्रेरित किया। मुझे लगा कि कुछ लिखना चाहिए, तो क्या लिखना चाहिए। और उसी समय स्कूल में एक पर्चा बांटा गया कि भाई अगर कोई कविता लिखना चाहता है तो पहली पुस्तक निकल रही है संभावना है, उसमें हम उसको स्थान दें। मेरी जो कविता छपी वो निश्चित रूप से माखनलाल चतुर्वेदी की वो जो फूल वाली कविता है, सुमन, तो वो उससे मैं प्रभावित था और उसी को मैंने ध्यान करके लिखा। उस समय तो याद नहीं था, ज्यादा 4 पंक्तियां ही थी, लेकिन अभी पिछले दिनों मैंने उसको पूरा किया। अगर आप इजाजत है तो मैं मुझे लगता है कि अगर मैं उसको ढूंढ रहा था तो आज मिली भी है मुझे। जी सर, स्वागत है हाँ जी। आपका। हाँ हाँ, उसका नाम था शहीदों की मज़ार। और आप मैं जब जी पढ़ूंगा तो आपको लग जाएगा कि माखनलाल चतुर्वेदी जी की विश्व प्रसिद्ध कविता से किस तरह प्रेरित थी। सोच रहा हूँ जी जी अपनी जी, ओर से भेंट कौन सी दिया, सोच रहा क्या हूँ बात। अपनी ओर से भेंट कौन सी दिया हूँ, रणभूमि में खेत हुए जो उनका कैसे गुण गाऊं, या उनके चरणों की धूलि मस्तक पे अपने लगवाऊं, सोच रहा हूँ अपनी ओर से भेंट कौन सी दे आऊं। माँ ने बोला जा जल्दी से सुमन बाग से ले आ तू, माँ ने बोला जा जल्दी से सुमन बाग से ले आ तू, उनको ही चुनना जिसमें के आती हो अच्छी सी लू, अनिच्छा से कदम बढ़ाए और बोला मुंह से हूँ, सोच रहा हूँ अपनी ओर से भेंट कौन सी दिया। और अंतिम है कि क्या बात तभी है, बहुत बढ़िया। अनिश्चय के बादल, तभी अनिश्चय के बादल में बिजली चमकी, रास्ता पाया याद मुझे फिर ये दिन आया, दौड़ा गया मैं शहीदों के मजार पे, अपने सर को नवाया इन फूलों का हार उन्हीं पर जा चढ़ा। मतलब ये शुरुआती तौर पे मैं ये तो नहीं कहूँगा पूरी अच्छी तरह से कविता लिखी गई, लेकिन जैसा भी लिखा उसको उस पुस्तक में स्थान दिया गया संभावना में। और वहां से मेरी ये यात्रा शुरू हुई, बीच बीच में गैप आते रहे लेकिन चल निकला।
आपके परिवार में कौन-कौन है? मेरे परिवार में बस मैं और मेरी मिसेज़ हैं, बाकी मदर वगैरह सब मेरठ में सेटल हैं, भाई दोनों, बाकी कोई नहीं है। एक एक्सीडेंट हुआ था, मेरी बेटी तो नहीं है अभी, शी वाज़ 21 इयर्स ओल्ड जब उसका मुंबई में एक्सीडेंट हुआ, ओह! शी वाज़ डूइंग सीए। तो मैंने कहा ना, हर व्यक्ति के जीवन में कुछ ना कुछ आता है, तो ये बीच में ब्रेक लिखने का भी आता रहा, लेकिन जुझारू व्यक्ति हैं, इन सब चीज़ों से पार तो पाना ही होगा। और यही अनवरत जी, यात्रा चलती बिल्कुल। रही, दिल्ली से बम्बई, 13 साल बम्बई में रहे, वहीं फिल्म राइटर एसोसिएशन के मेंबर भी बने, 2-4 गाने भी लिखे जो सिरे चढ़े नहीं। फिर 18 में हैदराबाद आ गए और दिल्ली में जैसे छपते थे, कुछ कहानियाँ छपी, 1-2 गीत छपे, कविताएँ छपी, सँभाल के नहीं रखा, लेकिन क्योंकि ऐसी इच्छा थी नहीं और ना ही ये इच्छा थी कि हमें कुछ छपना है। छपने के नाम से मुझे कोफ्त होती थी, यार छपो, फिर किताबें बाँटते फिरो, तो ये बड़ा अजीब-सा लगता था। मैं देखता भी था, जैसे हम लोग जाते थे कहीं पे किसी सम्मेलन में चले गए, गोष्ठी में चले गए, तो लोग अपनी किताबें देते, तो मुझे लगता था कि यार मैं तो नहीं छप पाऊँगा। लेकिन मुझे अपने इस विचार को हैदराबाद में आके बदलना पड़ा, क्योंकि बहुत सारे लोग आके मुझसे कॉन्टैक्ट करते, भाई आप अपनी प्रोफ़ाइल दीजिए, आपको यहाँ बुलाना है, ये करना है, ये देना है। तो मैंने कहा यार मुझे ज़रूरत नहीं है। तो फिर कई बार होता है कि जिस चीज़ से आप जितना बचते हैं, वो चीज़ आपको उतना ज़्यादा प्रेशराइज़ करती है। तो मेरी फिर पहली पुस्तक है दरिया सूख कर सहरा हुआ है, जो फरवरी 2020 में रिलीज़ हुई। और फिर मुझे लगा कि बात इनकी भी सही है कि अगर कहीं आपको अप्लाई करना है, कुछ माँगते हैं आपसे, प्रोफ़ाइल माँगते हैं, तो प्रोफ़ाइल में क्या देंगे? ठीक है, पेपर में बहुत छप गए, वो छपने का भी शौक नहीं कि भई रोज़ छपें, कितना छपेंगे? तो अब तो ये हो गया है कि हाँ, ये ज़रूर है कि अच्छी चीज़ें सुनना और अपनी ओर से चेष्टा करना कि हम कुछ अच्छा लिखें। और मेरा ये मानना है कि मैं अगर अपने जीवन में 2-4 चीज़ें भी अच्छी लिख गया, तो मेरा जीवन सफल, क्योंकि सब कुछ तो आपका अच्छा नहीं होगा। मैं एक छोटी-सी बात बताता हूँ कि जो अपने दुष्यंत त्यागी हैं, वो जीते जी बेचारे वो सम्मान नहीं पा सके, जो उनको मिलना चाहिए था। डज़न्ट मैटर उनकी 76 में डेथ हुई, इमरजेंसी के दौरान। उन्होंने अपने जीवन में 50-60 गज़लें लिखी। उस समय नहीं, लोग उस समय उनको मंच पे नहीं बुलाते थे। लेकिन आज दुष्यंत त्यागी, लोग कहते हैं दुष्यंत की गज़ल, वाह! क्या लिखा दुष्यंत ने। तो होता है कई बार जब आप नहीं होते हैं, तब आपकी चीज़ों की ज़्यादा अच्छी प्रतिक्रिया मिलती है। जी, बिल्कुल सही बात और बहुत सच्ची बात आपने कही और मेरे बहुत ही परम आदरणीय, परम पूज्य श्रीनिवासन अय्यर जी जुड़ चुके हैं इस वक़्त, बड़े साहित्यकार हैं और मैं हृदय से उनका अभिनंदन, अभिवादन करती हूँ। निरंतर उनका प्यार, उनका स्नेह, उनका दुलार हमें मिलता रहता है। बहुत-बहुत प्रणाम आइए करती आप हूँ आपके आपको। जी, बहुत ही स्नेहिल, बहुत ही प्यारे व्यक्तित्व के धनी हैं। बहुत अच्छी बात आपने कही कि कई बार इंसान सर मैं जानना चाहती हूँ सुहास जी कौन है मतलब आपकी सुहास तथागत भटनागर। हेलो, सर सुन पा रहे हैं? लगता है नेटवर्क का थोड़ा-सा इश्यू हो गया है। सर जुड़ेंगे, पुनः जुड़ेंगे। सर नेटवर्क एरिया में आ जाइए आप, जहाँ पर नेटवर्क ज़्यादा दिक्कतें ना दें। बस बहुत सारे लोग इस वक़्त जुड़े हुए हैं। होने से मतलब है तात्पर्य समझ नहीं आता। सर आप नेटवर्क एरिया में नहीं हैं शायद क्योंकि आपकी आवाज़ स्पष्ट सुनाई नहीं दे रही है। पुनः जुड़ेंगे सर क्योंकि नेटवर्क का इश्यू हर जगह है अभी भारत के का ऐसा कोई कोना नहीं बचा हुआ है जहाँ नेटवर्क की दिक्कतें नहीं होती हैं और आप लोग सब इसी तरह हमसे जुड़े रहें और अपना प्यार, अपना दुलार हम तक पहुँचाते रहें। सर जुड़ेंगे फिर इस साक्षात्कार को मैं
आगे लेकर चलूंगी। मैं क्या सोच रही थी दर्शकों, मैं ये सोच रही थी कि अगर जब तक सर जुड़ते हैं, क्योंकि नेटवर्क का इश्यू है, लगता है जुड़ गए हैं सर। जी सर। सर मेरी आवाज सुनाई दे रही है आपको? जी जी। सर सुन पा अभी आई रहे आपको हैं? आवाज? सुन पा रहे हैं? जी जी। हेलो। दरअसल मैं सुहास, आवाज आ रही है सर, सुनाई दे रहा है? हाँ, मैं सुन पा रहा हूँ आपको अच्छी तरह। जी, दरअसल सुहास जी के बारे में पूछ रही थी कि सुहास आपकी आवाज जी, इको हो रही है। मेरी आवाज इको हो रही है अभी भी? पूछे पूछे। जी, सुहास जी के बारे जी में जी। पूछ रही थी, अभी ठीक सुहास है। तथागत भटनागर जी। उन्होंने आपके लिए एक संदेश प्रेषित किया था जी, कि मेरे मित्र। अच्छा, आपके जी जी। मित्र हैं। दरअसल उन्होंने एक संदेश भेजा था, वो मैं पढ़ रही थी कि जो पुरस्कार आपके पीछे रखे हैं, वो आपकी महानता का मतलब, जो आपकी लेखनी है, उसको दर्शाता है। इस तरह के उनके संदेश थे, कुछ इसी तरह के। वही मैं पढ़ रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं आपसे पूछूं। मुझे लगता है पुरस्कार कभी भी, मैं देखिए अपने अपने पुरस्कार की बात की। मैं एक छोटी सी घटना आपको बताऊंगा। मैं जब नया नया हैदराबाद आया तो कई मंचों से मैं जुड़ा हुआ था बम्बई में। तो यहाँ एक मंच पे मैंने एक शेर लिख दिया कि किताब खरीद कर शेल्फ पे सजाने वाले अपनी कीमत ही बता देते तो अच्छा था। मैं जनरली दो पंक्तियां बहुत लिखता हूँ। अब मुझे मालूम नहीं था कि उसी दिन उनको किसी मोहतरिमा को पुरस्कार मिला था। उन्होंने उस शेर को अपने ऊपर ले लिया और बहुत नाराजगी जताई कि साहब आपने ऐसे कैसे किया। मैंने कहा मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। कि नहीं नहीं नहीं, आपने ऐसा कहा है। तो मैंने फिर देखा, अरे मैंने कहा मैडम मैं तो दो दो लाइन लिखता ही हूँ। तो फिर मैंने कहा नहीं सर ऐसा। तो मैंने कहा रुकिए मैं आपको एक और शेर सुना देता हूँ, आपको अच्छा लगेगा। तो वो कुछ ऐसा ही था कि खुद को खुश करने की तरकीब यूं निकाल ली, खुद को खुश करने की तरकीब यूं निकाल ली, खुद ही खरीदी फूल माला खुद ही गले में डाल ली। सामान्यतः एक ये क्या सघन बात है, आ गया क्या है, लोग कर भी रहे हैं। बहुत बड़ी। लेकिन मेरा मानना है जो जैसा करे करे। लेकिन सुहास जी ने जो वक्तव्य दिया वो थोड़ा सही नहीं लगा। महान कुछ नहीं, चार लाइनें इधर से उधर लिख लेते हैं और कुछ नहीं। नहीं, महान तो बहुत वो हैं अच्छी बात। और जिनके कविता पढ़ के मैं इतना प्रेरित हुआ कि कवि बन गया। अगर बन गया तो। जी, जी। मैं जानना चाहती हूँ कि आखिर वो कौन-सी कविता थी जिसको पढ़कर आप प्रेरित हुए और आप इस मतलब आप कवि बन गए? वो कौन-सी कविता थी? मैं एक सेकंड आपको बता देता हूँ। एक सेकंड। जी। मुझे याद नहीं आ रहा वो। अब मैं बताया था ना, चाह नहीं है सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं, वो कविता थी जी, माखनलाल चतुर्वेदी की, जी, जिसको पढ़ के जी। मुझे लगा कि मुझे कुछ लिखना चाहिए। वो मुझे मेरे अभी है नहीं। मैंने उसको लिखा तो था कहीं। एनीवे वो बहुत ही लेकिन सुंदर, ये याद है। बहुत ही, जी, बहुत जी जी। खूबसूरत कविता है। और जब हम छोटे थे, तो हमारे स्कूल की किताब में ये कविता हुआ करती थी और हम बहुत गुनगुनाया करते थे। और मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि यही कविता थी, जब मुझे किसी कवि के बारे में, कवि की कविता गाने के लिए कहा गया था, तो मैंने यही कविता गाई थी और मुझे द्वितीय पुरस्कार मिला था। तो बहुत सौभाग्य की बात है, ये बहुत ही प्रेरणादायी कविता है, बहुत ही प्यारी कविता है, बहुत सुंदर कविता है। सर, खादी ग्राम उद्योग भारत सरकार में आप कार्यरत हैं अधीक्षक के पद पर। तो ये किस प्रकार का आपका जी कार्य जी है जी। और क्या ड्यूटीज़ हैं आपकी? मैं तो एडमिनिस्ट्रेशन देखता हूँ। एक्चुअली बहुत वेरी बिग ऑर्गेनाइजेशन है, गांधी जी के नाम पर है और 1956 से वर्किंग में है। और एंड ऑल ओवर इंडिया में अगर आप कनॉट प्लेस दिल्ली जाएंगे तो बहुत बड़ा भवन है। बट ये सिर्फ ये आप मत समझिए कि सिर्फ ये खादी का एक सेल्स आउटलेट है।
मतलब अगर मैं इसको ऐसे बोलूँ कि वी आर जनरेट द एम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरियाज फॉर रूरल पीपल्स, तो वो अतिशयोक्ति नहीं होगी। और मैं आपको एक और छोटी सी घटना बताता हूँ। मैं जब दिल्ली में जी पोस्टेड सर। था तो मसूदपुर में हमारे यहाँ गोबर गैस प्लांट होता था। उसका जो वेस्ट निकलता था उसको 20 रुपए का 5 किलो का पैकेट बना के भारत पेट्रोलियम के पेट्रोल पंप पे रखा जाता था। आप यकीन मानिए भाई, लेडीज फोन करती थी ऑफिस में, उसको लेने के लिए होता था क्यों नहीं है आपके यहाँ। मतलब 20 रुपए का वो खाद, क्योंकि नेचुरल खाद है, नेचुरल खाद खरीदने के लिए वो 100 रुपए का पेट्रोल खर्च करने के लिए तैयार। तो ये शुद्धता की बात है, चाहे हनी हो चाहे तेल हो। सिर्फ खाद ही नहीं है, बहुत सारे विलेज इंडस्ट्रीज इसमें शामिल। और बात एक जी पुरस्कारों की बहुत। चलिए तो मुझे, जी 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 आप बोलिए बोलिए। जी सर, नहीं नहीं आप बोलिए, आप कह रहे थे, आप अपनी बात खत्म करें। जी पुरस्कारों की चली, मुझे मुझे याद आया कि गाना है कि हिंदू की नहीं है किसी मुस्लिम की नहीं है, हिंद जिसका नाम शहीदों की जमीन है। तो उसी दौरान मुझे ये मिला, भाई 15 अगस्त को कौन कहना चाहता है, कुछ पढ़ना चाहता है, होता था। हमने भी अपना नाम लिखा दिया, क्या करेंगे, सब गाना गाएंगे, कौन सा गाना गाएंगे, ये गाना। तो अगर मैं कहूँ कि मेरा जो प्रथम पुरस्कार था वो, अगर आपको याद हो, होल्डर पेन आते थे उस समय, होल्डर पेन मुझे इस गाने को गाने को दिया गया और वो एक लंबे समय तक मैंने संभाल के रखा। और फिर मैं कुछ नाटक लिखे जो सीधे ऑल इंडिया रेडियो में भेजे था, मुझे मालूम नहीं था क्या प्रोसीजर है, सीधे भेज दिया ऑल इंडिया रेडियो में। फिर जब दिल्ली आ गए तो निकल चला सिलसिला निकल चला। और फिर एक दहेज के ऊपर एक वार्ता ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली से प्रसारित हुई, 82 मई की बात है। फिर ये मतलब वन बाय वन चलता रहा और इसी बीच कुछ कंपटीशन होते रहे, मिनिस्ट्रीज कराती थी, हम भी पार्टिसिपेट करते थे। एंड मुझे कहने में मतलब गर्व है कि मैंने विष्णु प्रभाकर जी के हाथों से फर्स्ट प्राइज लिया, यशपाल जैन जी क्या के बात हाथों है, से क्या सेकंड। बात। वाह और वाह विष्णु वाह, बहुत प्रभाकर जी तो बढ़िया, बहुत बढ़िया। सीताराम, क्योंकि कनॉट प्लेस पे था मैं, तो सीताराम बाजार, तो उनके साथ तो मेरे और भी थे, अजय नारायण शर्मा, देहरादून में है भी वो। तो हम लोग उन्हीं के साथ काफी घूमे फिरे। और फिर एक ऐसा भी 2001 में समय आया कि एक कवि सम्मेलन का आयोजित किया गया था आंध्र भवन। वहां पर अगर आप याद करें तो सरला महेश्वरी होती थी, दूरदर्शन न्यूज रीडर, हमारे जी प्रोग्राम में वही आते थे, बहुत चाहे प्राइम मिनिस्टर, पुरानी प्राइम बात। मिनिस्टर का प्रोग्राम जी जी वही आते थे। 2001 की बात है। बारिश जी इतनी हुई कि लोग नहीं मिले। सरला जी के यहाँ से फोन किया गया तो उन्होंने बताया मैं नहीं आ सकती क्योंकि बारिश है और सब जगह पानी भरा हुआ है। लास्ट मोमेंट पे मुझे मेरे डायरेक्टर साहब ने बोला, भाई प्रदीप हमें नहीं पता, तुम तो कविता लिखते हो, एंकरिंग तुम्हें करनी है। 2001 में, और आप जानते स्टेज पे कौन था, ओम प्रकाश आदित्य, अशोक चक्रधर, जी और भी दो कवि थे। मैंने उनको जाके बोला सर ऐसी सी बात हो गई। तो मतलब देखिए ये कई बार क्या होता है कि हम लोग बुराइयां जल्दी करते हैं, आक्षेप करते हैं, बट थैंक्स कि उन्होंने मेरे कंधे पे हाथ रखा और बोला बेटा चिंता मत करो, आप आगे चलो, हम देखते हैं, कुछ नहीं होगा। और थोड़ा सा गड़बड़ाया लेकिन मैंने एंकरिंग वहां से एंकरिंग भी सीखी थी, एंकरिंग कैसे करते, फिर उसके बाद बहुत सारी करी। लेकिन ये एक सिस्टम है कि मतलब जब हम करते हैं, करते 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 आपको आ जाता है काम करना। और मैं कहता भी हूँ लोगों से, भाई एक दिन में तो कुछ नहीं होने वाला, आपको थोड़ा सा समय देना पड़ेगा। फिर चाहे आप कविता लिखें, नाटक लिखें, कहानी लिखें या गाना गाते हैं, तो कुछ भी करेंगे, आप कोई भी काम आप शौक करें तो उसमें थोड़ा समय दीजिए। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात, क्योंकि हम जब सीखते हैं तो सीख धीरे 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 हम उस काम में इतने मंझ जाते हैं, इतनी हमारे अंदर वो काम इतना ज्यादा घर कर लेता है कि हम बहुत पक्के हो जाते हैं उस काम में। और अशोक चक्रधर जी की आपने बात करी, उनका भी जी जी जी। हमारे इस मंच पर इंटरव्यू हो चुका है और हाँ, बहुत ही बेहतरीन इंसान है, बहुत बेहतरीन कवि है वो। जी और जी जी। आर्या झा जी इस वक्त हमसे जुड़ी हुई हैं। आर्या जी बहुत अभिनंदन, अभिवादन करती हूँ आपका। और रजनीश दीदी से मैं आग्रह करूंगी कि जो भी जुड़े हुए हैं उनको एक बार पटल पर फ्लैश कर दें उनके नाम, तो मैं अच्छे से अभिवादन उनका कर दूं। श्रीनिवासन अय्यर जी लगातार अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। और मुन्ना बदानी जी बहुत बहुत अभिनंदन, अभिवादन करती हूँ। साहित्य प्रबोधनी से भी जुड़े हुए हैं, बहुत अभिनंदन करती हूँ। आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे इस कार्यक्रम को देखने के लिए, अपना कीमती वक्त निकालने के लिए। सर कहानी वाला क्या है?
हाँ, देखिए एक्चुअली क्या हुआ, आपने बहुत अच्छी बात याद दिलाई मुझे कि मैं जब यहाँ आया तो लोकल बहुत सारे कादम्बी क्लब हैं यहाँ अहिल्या मिश्रा हैं। किसी ने मुझे रेफरेंस दिया तो मैं उस क्लब से जुड़ा और पहली मीटिंग हुई, दूसरी हुई, फिर एक साहित्य समिति में मेरी एक मुलाकात हुई। हम लोग पहली मीटिंग में गए हैदराबाद में, तो मैं देखा एक लंबे बाल वाला आदमी बैठा, उसका परिचय हुआ, तो उसने भाई ये, तो मैंने बोला मैं सुहास भटनागर। मेरा नंबर आया तो मैंने कहा सर मैं प्रदीप देवशरण भट्ट उत्तराखंड से हूँ, दिल्ली बम्बई होते हुए भी हैदराबाद है। हमारा परिचय छोटा सा हुआ, तो जी वहां से वो जो परिचय शुरू हुआ। देन एक इनकम टैक्स के प्रोग्राम में हमें बुलाया गया था कभी वहां मेरी उनसे जो गुफ्तगू हुई सुहास भटनागर जी से, तो जी बात एक ये आई कि ठीक है हम कोई बहुत बड़ा काम नहीं करना चाहते थे। हमने कहा बहुत सारे हैं, पर हम क्यों ना ऐसा करें, क्योंकि सुहास जी थिएटर फील्ड से हैं। मैं तो इतना थिएटर फील्ड में नहीं हूँ, मैं तो बम्बई में जरूर रहा, थिएटर देखा है, सुना है, समझने की कोशिश की है, लेकिन सुहास जी का थोड़ा इसमें परिपक्वता ज्यादा है। तो हम लोग दोनों बैठे, बहुत सारी मीटिंग्स की, और फिर हमने डिसाइड किया कि हम एक कहानी वाला, उन्होंने ही नाम सुझाया कि मेरे पास एक कहानी वाला है, इस तरह का मैं बनाया है। तो मैंने कहा ठीक है यार, बहुत बढ़िया नाम है, काबुली वाला कहानी वाला चल रहा है। और हमने उसकी मीटिंग करी और हमने पहले मीटिंग में डिसाइड किया अगस्त 20 में कि हम ऑनलाइन मीटिंग नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग पक गए हैं ऑनलाइन ये ऑनलाइन मीटिंग से। तो हमने कहा हमने 5 ही मीटिंग की है, लेकिन हमारी कहानी वाला की मीटिंग होती है और लोग एक दूसरे से मुखातिब होते हैं। और उसमें हमने सबको मौका दिया है कि आप चाहे कविता पढ़ें, चाहे अगर आप गाना गाते हैं वो आए, डांस करते हैं, कुछ भी करें आप। तो लेकिन हो क्या रहा कि जैसे हमने शुरुआत की, फिर वो कोरोना आ गया, एक खत्म हुआ दूसरा हुआ। लेकिन हमने ये डिसाइड किया है कि ये सिर्फ हमें अपने आप को प्रेजेंट नहीं करना है, बल्कि जो नए और आ रहे हैं, जो हमारे नए युवक हैं, बच्चे हैं, उनको आगे आना चाहिए, उनको एक प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए। अदरवाइज क्या है कि हम अपनी बात तो कह देंगे, हम कितना अब कितने 10-20 साल कितना चलेंगे भाई। तो मेरा ये था कि हम अभी से क्यों नहीं कोशिश करें कि जो नए बच्चे हैं, जैसे छोटे बच्चे, हमारे एक दो परिचय है, जो प्राइड ऑफ तेलंगाना है, एक लड़की, मैं देखता हूँ वो बच्चे को डांस सिखाती है, तो वो सब दिमाग में हमारे बात हुई थी। हम लोगों ने बहुत लंबा डिस्कस किया, मैं और सुहास जी ने। देन ये कहानी वाला आया, फिर एक कहानी वाला आया तो युवा कि भाई क्या करा जाए, तो फिर उसका युवा कि नहीं, हम दोनों इसको लेके चलते हैं, और फिर एक एक करके जुड़ते चले गए। उसका आर्य झा थी और एक शिल्पी भटनागर है, इस तरह वन बाय वन। लेकिन थोड़ा सा अभी वो उसको एक बड़ा रूप लेने के थोड़ा समय लगेगा, थोड़ा हम लोग कोरोना से मुक्ति पा जाएं तो उसमें थोड़ा जी जान से लगा। पर्पज यही है कि हम नाटक भी करेंगे, म्यूजिक शो भी करेंगे, और एक प्लेटफॉर्म देंगे, कोई भी आए अपनी परफॉर्मेंस दे, और फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्जिंग नहीं है। तो ये कहानी वाला हैदराबाद में ही सीमित है या पूरे भारत में आएगा? हाँ एक्चुअली हमारा ये पूरे भारत का प्लान है, लेकिन मैंने कहा ना कि हम जब भी कुछ करने जाते हैं तो ये पहली लहर फिर दूसरी लहर, तो हमने अभी इसको रोक दिया। मैंने कहा थोड़ा रुक जाइए, क्योंकि पूरे भारत पे करना है तो जी थोड़ा, और कुछ लोगों से जुड़ा है और कुछ लोगों ने सुझाव भी दिया कि डॉक्टर साहब थोड़ा रुक जाइए, अभी कोरोना की तीसरी लहर आ रही है। तो हमने कहा भी चलो पहले कोरोना को ही देख लें, कहानी वाला बाद में देखें। लेकिन कहानी वाला भूलेंगे नहीं, ये रहेगा। मैं आज हैदराबाद में हूँ, कल मेरा ट्रांसफर होकर कहीं और चला जाऊंगा, लेकिन कहानी वाला मेरे साथ ही जाएगा। और मैं और सुहास जी इसको छोड़ने वाले नहीं हैं, क्योंकि हमारी टू मतलब बी वेरी कहानी क्लियर वाला बिल्कुल एक साफ है, आपके नए बच्चों को हिसाब चांस देना है। सर जी सर सर आपके हिसाब से कहानी वाला कहानी वाला एक आर्ट एंड मंच थिएटर है, आर्ट एंड थिएटर मंच है, है बिल्कुल और वहाँ पर आप बहुत बिल्कुल। सारे जो युवा कलाकार स्टोरी हैं टेलिंग है, उनको आप आगे जी, आगे मौका देना बढ़ाने चाहते के हैं, लिए बिल्कुल। आप प्रोत्साहित करेंगे। जी, 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 बहुत अच्छी बात, 100%, बहुत बढ़िया बात है इस 100%। तरह के जी, इस तरह भव्या भट्ट जी इस वक़्त हमसे जुड़ी हुई हैं। भव्या जी, बहुत अभिनंदन करती हूँ, अभिवादन करती हूँ आपका मंच पर। बहुत अच्छी सार्थक बातें अभी तक चल रही हैं और सर एक सवाल है मेरे मन में कि जो अभी के जो लेखक हैं या कवि हैं, आ आज के परिवेश में आपको क्या लगता है, क्या चुनौतियाँ हैं उनके लिए? देखिए चुनौतियाँ कुछ भी नहीं मानता। मैं आपको 2-3 लाइनों में समझाता हूँ कि जैसे मैंने आपको बताया कि जब मैंने ये लिखा कि जीवन एक संघर्ष है, तो मैंने अपने दोस्त की पीठ के ऊपर लिख दिया बैठ के। वो जी, जी, जी। मतलब तरीका था, क्योंकि मुझे लिखना था। अभी जैसे मेरे पास मोबाइल आ गया है, ऐसे ही जो लिख रहे हैं, जो हमारे
2 पीढ़ी पहले के हैं या हमसे 1 पीढ़ी आगे के हैं, 1 पीढ़ी पीछे के हैं, इनके समय समय पे चुनौतियां बदल गई। अभी जो चुनौती आ गई है, सबसे बड़ी चुनौती, अगर आपने देखा होगा, लोग कहते थे यार फलाना गाना तो उसने चुरा लिया, ये कर लिया। सोशल मीडिया पे तो ये आम हो गया। अब मुझे किसी ने शिकायत भी करी कि साहब मैंने आपकी फलानी देखी, वो तो आपका था, आपने पढ़ा था वहां प्रतापगढ़ में। मैंने कहा पढ़ा था मैंने, प्रतापगढ़ लखनऊ के पास है। कि साहब उसको कट पेस्ट करके किसी ने पढ़ा। मैंने कहा भाई मुझे कोई आपत्ति नहीं है, करने दो, कुछ अच्छा लिखा था तभी तो किसी ने चोरी किया है। और उसको चोरी कहूँ या प्रेरित कहूँ, चलो जो भी है, क्योंकि मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे लगता है कि ठीक है, अगर किसी ने मेरी कविता पढ़ दी, जैसे एक लड़का है छत्तीसगढ़ में, उसको मेरी एक चीज बहुत पसंद आई कि बेवजह खुर्शीद पे उंगली उठाया मत करो। तो कहा सर मैं इसको अपने नाम कर दूं। मैंने कहा नाम तेरे ही है, जब जब जहाँ चाहे पढ़, सिर्फ नाम बता देना ही मेरी लिखी है, नहीं तो कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं होंगे। तो हाँ, तो होता है कई बार, हमको लगता है कि चुनौतियां, देखिए चुनौतियां अभी जो नए आएंगे या पुराने हैं, पुराने भी चुनौती से जूझ रहे हैं। पुरानों की चुनौतियां ये है कि जो नए बच्चे, मैं आपको बताऊं, मैं कई बार ऐसी चीज देखता हूँ, नए वाले जो पीढ़ी आ रही है वो कितने अच्छे अच्छे काफिया लाती है, और बिल्कुल जो हमारे आज आसपास चल रहे हैं मशीन, मतलब मैं भी कई बार इस्तेमाल करता हूँ, लेकिन कई बार तो मुझे भी लगता है यार डेफिनेटली दिमाग का फर्क तो है। नए बच्चे आएंगे तो कुछ नया ही ले आएंगे ना, वो पुरानी चीज। अब वो सोचे हम कि वो गालिब और जौक को पढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे। बहुत कम लोग रह गए हैं जो गुलजार को अभी पसंद करते हैं। उनको लगता है यार उनकी शायरी हमने समझ में नहीं आती, क्योंकि गुलजार ने उनके लिए नहीं लिखा है, गुलजार ने उनको लिए लिखा है जो मैं थोड़ा सा अपने आप को मानता हूँ। मैं एक ही बार गुलजार से सिर्फ 1-1.5 मिनट के लिए मिला था। गुलजार ने उनके लिए नहीं लिखा है आज के बच्चे, उन्होंने लिखा है हम जैसों के लिए, या हमसे जो बुजुर्ग है उनके लिए लिखा है। हम सीखने का है, यूनिवर्सिटी है गुलजार आज के तारीख में। अब लोग उनको कुछ भी कहें, लेकिन गुलजार तो गुलजार है। या जैसे मैंने कहा माखनलाल चतुर्वेदी, माखनलाल चतुर्वेदी हैं। शायद आज उनका जन्मदिन है गुप्त जी का, तो उन्होंने जो लिखा है चारों चंद की चंचल किरणें, क्या लिख दिया, जो लिख दिया फैंटास्टिक, वो दोबारा नहीं आ सकता। सो जैसे है कि मैंने वो एक शेर बोला था, मेरे भांजे को बहुत पसंद आया, वो भीलवाड़ा नहीं है, म्यूजिक टीचर है सेंट्रल स्कूल, तो उसका नहीं यार मामा आपका शेर बहुत बढ़िया। तो ठीक है, तो मुझे लगता है कि अगर मेरी 2 लाइनें किसी को पसंद आ गई तो मुझे लगता है काफी। और मैं कभी नाराज नहीं होता, कभी दुखी नहीं होता कि अगर किसी ने कुछ कटवेस कर लिया, कर लो भाई, तुम्हारी इच्छा है, कर लो, कहाँ जाओगे, ओरिजिनल ही रहने वाला, वो नहीं बदलेगा। बहुत सही कहा आपने कि ओरिजिनल है, वो कभी चेंज नहीं होगा। और आर्या झा जी ने आपके लिए एक संदेश प्रेषित किया है, मैं पढ़ के सुनाना चाहती हूँ कि आप एक अच्छे कवि होने के साथ-साथ एक सहृदय व्यक्ति भी हैं। तो इस तरह की जब आपके लिए टिप्पणियाँ होती हैं या किसी भी व्यक्ति विशेष के लिए, तो बहुत ज़्यादा आनंद का विषय होता है। और दीपांजलि दुबे जी निरंतर प्रतिक्रियाएँ भेज रही हैं। दीदी आपका बहुत-बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, बहुत स्वागत करती हूँ तमाम वे लोग जो इस वक़्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि मैं हमेशा अपने कार्यक्रम में एक बात ज़रूर दोहराती हूँ कि आप हैं तो हम हैं। आप हमारे निश्चित रूप से। कार्यक्रम को सराहते हैं, इसीलिए हम बहुत ही ढूँढ-ढूँढ कर हम ऐसे सागर में गोते लगा-लगा कर हम मोती इकट्ठा करते हैं और आप लोगों के समक्ष लेकर आते हैं, साक्षात्कार की कड़ियों को जोड़ते-जोड़ते। सर कार्यक्रम को हम आगे ज़रूर बढ़ाएँगे। मैं चाहूँगी कि हमारे दर्शकों को आप एक गज़ल सुनाएँ। मैं क्योंकि एक आप नज्म गज़ल भी सुनाऊं जो मैंने लिखते आज ही हैं। मैं एक जी नज्म सर, आज ही पोस्ट की है कुछ ग्रुप पे। और ये भी क्या स्वागत। हुआ कि आप देखिए, आप एक महिला हैं, आप समझ सकती हैं। जनरली यही रहता है यार, हम तो महिला हैं, हमें तकलीफ दी, ब्ला ब्ला ब्ला। मैं भी जितनी उम्र गुजरी है, मैंने एक दिन एक ऐसे ही बोला, माफ करना भाई, मेरी नजर में औरत की थोड़ी दुश्मन औरत है। ये एक लाइन निकली, उसी लाइन पे नज्म लिखी कि जनमानस का यही मत है, जनमानस का यही मत है, औरत की जनमानस का यही मत है, औरत की दुश्मन औरत है। घर हो और 2-3 हो बच्चे, उसकी इतनी सी चाहत है। हंस हंस कर दुख सह लेती है, ये उसकी अच्छी आदत है। घुट घुट कर खुद में मर जाना, ऐसे जीवन पर लानत है। और यम से बढ़कर प्राण छीन ले, सावित्री में ही वो ही सत है। यम से बढ़कर प्राण छीन ले, क्या सावित्री बात में है! ही वो सत है। और कोई बात सुने बहुत बिठाकर, बढ़िया, मिल जाती उसको राहत। अगर कोई बोला है भाई क्या बैठ बात है! जाओ बहुत आज, बढ़िया। तो जी, राहत जी। मिल जाती है। और निर्भर क्यों दूसरे पे रहना। और देखिए, मैं हमेशा, मेरी आप 80-90% देखेंगे, मैं हमेशा एम्फाइजम, नहीं, डरना नहीं है, भागना है, दौड़ना है, डरना नहीं, झुकना नहीं है। मेरा हमेशा लिखने का यही काम रहता है
कि निर्भर क्यों दूजे पे रहना, साहस ही उसकी दौलत है। और नहीं अभी बिगड़ा है कुछ भी, दिन दो चार की मोहलत है, और बंद करे संताप स्वयं का। ये एक मैंने अपनी तरफ से कहने की कोशिश की, बंद करे संताप स्वयं का, कौन नहीं इससे सहमत है। और सुन दिनकर है खड़ा द्वार पर, दीप के कदमों में शोहरत है। जनमानस का यही बहुत है, बढ़िया। और कुछ ना। बहुत बढ़िया सर, बहुत ही शानदार। और शुक्रिया। बिल्कुल औरतों के लिए जो आपने लिखी है जो पंक्तियां, वो बिल्कुल सही, सटीक है, क्योंकि औरतें यही करती हैं हमेशा। उनको संताप रहता है कि कोई मेरी बात नहीं सुनता, कोई मेरी बात नहीं मानता, तो ये सारी चीजें हैं, बहुत बढ़िया है। और देखिए, पुरुष प्रधान समाज है, तो इसलिए ये सारी घटनाएं भी घटित होती रहती हैं। कब तक होंगी ये कहना मुश्किल है। जयप्रकाश रावत जी इस वक्त हमसे जुड़ गए हैं, बहुत अभिनंदन करती हूँ। स्नेह जी इस वक्त हमसे जुड़ी हुई हैं, बहुत अभिनंदन, बहुत स्वागत है आप सभी का। सर, आप दोहे भी लिखते हैं? हाँ, मैं तो एक्चुअली दोहे कम लिखता हूँ। मैंने कहा ना दो दो पंक्तियों में थोड़ा है। जैसे मैंने काफी पहले लिखा था कि चंचल चित्त की स्वामी, लक्ष्मी इसका नाम, इसके पीछे भागना मूर्खता का काम। तो कम क्या लिखे बात है, हैं। बहुत बढ़िया। और मैं कल ही देखिए, मैं आपको एक चीज बताऊं, कल एक वो हुआ ना, कल हॉकी में ब्रॉन्ज मेडल के लगभग आ गए हम लोग करीब, और पुरुष हॉकी जी, में भी, और पीवी संधू ने भी जी, किया। तो मैंने कल ही 4 लाइनें लिखी हैं। महिला हॉकी टीम की सफलता और सिंधु के कमाल पर मेरी ओर से शुभेच्छा स्वरूप मैंने 2 पंक्तियां लिखी। जो सोचा नहीं किसी ने वो करके दिखा दिया। हम लोग कम आंकते हैं ना, क्या है, महिला हैं। 1980 से महिला हॉकी टीम की शुरुआत हुई है। 49 ईयर्स के जी। बाद हम ओलंपिक में पहुंचे हैं, क्वालिफाई किया। कि जो सोचा नहीं किसी ने वो करके दिखा दिया, लो आज हमने वक्त को शीशा दिखा दिया। ये क्या महिला बात। हॉकी टीम और सिंधु की ओर से लिखा था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। और देखिए, समय बदलते देर नहीं लगती, और समय कभी न कभी ज़रूर आता है। और आज समय निश्चित आया रूप है, और आने वाला समय भी बहुत ही ज़्यादा भारत के लिए भी शुभ है, और समाज के लिए भी, क्योंकि मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कल हमारे स्टूडियो में एक ज्योतिषी और साहित्यकार दोनों का कॉम्बिनेशन था। अ, हम्म। जी, शशि सक्सेना जी कल हमारे साथ थी रूबरू, और उन्होंने भविष्यवाणी की थी ज्योतिषी के हम्म, आधार पर कि भारत का भविष्य बहुत ही उज्जवल है। तो निसंदेह हर हम्म, पहलू के बारे में हम सोच सकते हैं कि भारत बहुत ही आगे बढ़ने वाला है, चाहे वो खेल हो, उद्योग हो, या कोई भी फील्ड हो। हालाँकि अ, और भी चीज़ों में भारत आगे बढ़ रहा है, लेकिन हम चाहेंगे कि नकारात्मक चीज़ों में आगे ना बढ़ के सकारात्मक चीज़ों में आगे बढ़े, यही ईश्वर से हमारी कामना है, प्रार्थना है। सर, बहुत अच्छी बात आपने कही। सर, मैं जानना चाहती हूँ, और हमारे दर्शक भी जानना चाहते हैं कि आपकी अब तक कितनी किताबें आ चुकी हैं? देखिए, मैंने कहा ना, मैं किताबें कुछ छपवाना नहीं चाहता था, लेकिन जब हैदराबाद में कुछ जी, जी, जी। वरिष्ठ साहित्यकारों का मैं आदेश कहूँगा, उन्होंने मुझे वो उन्होंने रिक्वेस्ट की, लेकिन मैं उसको आदेश मानता हूँ। और उसमें हमारे डी के गोयल साहब ने कहा नहीं भाई, एक तो छपाओ कम से कम। उनका दूल्हा जी थे, उनका नहीं यार एक तो छपाओ। तो मैंने कहा ठीक है। तो फिर मेरी एक किताब आई, दरिया सुख का सहरा हुआ है एक सेकंड। जी, ये मेरी पुस्तक है, दरिया सुख का सहरा हुआ है। ये फरवरी 29 Feb 2020 को पब्लिश हुई, और मार्च में लॉकडाउन लग गया। ओह! तो कोई खैर ये बात सब नहीं है, आगे भी आपकी, जी जी जी, जी जी। आगे भी किताबें आएँगी आपकी, और हमारी ऐसी हाँ, आशा अभी है, मेरे क्योंकि मैं जी, अभी मैं बताएँ। आपको मैं बता देता हूँ। मैं कल ही सब किया है, प्रिंट किया है। मेरी अभी मैं 3 किताबों की तैयारी की है। पहली है असलियत में चांद मेरे पास है, और दूसरी है प्रेम डगर आसान नहीं है, और तीसरी है दरगाहों पर जाना क्यों। ये मटेरियल मैंने तैयार किया है, क्योंकि काफी लिख रहा हूँ, सब पुरानी डायरी निकाली, उनको डिजिटाइज किया। तो एक बार और को देखेंगे, ये और वन बाय सारी वन। कविताएँ हैं या गज़ल संग्रह भी है इसमें, तीनों किताबों में? नहीं देखिए, मैं सब कुछ मिक्स है मेरा, कविताएं भी हैं, नज्म भी हैं, अच्छा, गज़ल भी पुस्तिकाएं है। भी हैं, अच्छा, अच्छा। गजल भी है। वो मैंने कहा ना, देखिए मैं किसी चीज को पकड़ के नहीं लिखता, जो दिल में आया। जैसे वो एक लखनऊ में कुछ प्रोग्राम चल रहा था, तो सुहास जी के मुंह से एक शब्द निकल गया,
कि भाई ऐसा नहीं है, दीवारें भी रंग बदलती है। वो तो कह के भूल गए, मैंने उसको नोट किया। और जो लिखते हैं उनको मालूम है, एक शब्द पकड़ा और लिख दिया। तो उसको लिख के मैंने आज जी उनको लिख के बिल्कुल। भेजा, तो वही पूरी गजल तैयार है सुहास जी आप ही के लिए। तो उन्होंने कहा यार आपने परसों की बात है, मैंने कहा लिख दिया मैंने। तो होता है कभी कभी आपको एक शब्द या एक लाइन कर जाती है अच्छी सी। जी बिल्कुल, कवि की सबसे अच्छी ख़ासियत यही होती है कि अगर उसे जी एक शब्द या एक पंक्ति दे दी जाए तो वो पूरी कहानी जी जी। गढ़ देता है। सही बात कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। सर, आप प्रोफ़ेशनली, पर्सनली लाइफ़ को लेते हुए उसके बाद आप अपने कविताओं की तरफ, कहानी वाला के बारे में भी आप सोच रहे हैं। तो ये सब चीज़ें आप किस तरह सँभाल पा रहे हैं? हाँ विभा जी, मैं आपको बताऊं, एक्चुअली देखिए बम्बई में था, 13 साल जुहू पे रहा और फिल्म लाइन में बहुत बैठ थी, सारी बात थी। लेकिन एक समस्या है कि जब आप भारत सरकार की सेवा में हो तो दो चीज एक साथ चल नहीं सकती। मैंने कहा ना, 4 गाने भी लिखे, फिल्म राइटर एसोसिएशन का मेंबर भी हूँ, सब बातें हैं, पर वो आप टाइम नहीं दे पा रहे थे। जबकि ऑफिस और घर पास था, क्योंकि उनके टाइमिंग, और जुहू पे तो सब जमावाड़ा उन्हीं का है, मैं जहाँ रहता था सब वही, सब जितने बड़े बड़े हैं सब वही रहते हैं आसपास ही मेरे, भापी लहरी हो ये सब, वो फर्क नहीं पड़ता इन चीजों से। तो अब ये संभव नहीं था कि मैं ऑफिस को छोड़ छोड़ के म्यूजिक डायरेक्टर के पास भागूं। तो वो मैंने कहा ना, जीवन जो जो दे ले लो, और मन चाहा होता नहीं, प्रभु चाहे तत्काल। तो मेरा ये मानना है, आज भी मैं मानता हूँ कि जो ईश्वर चाहेगा होगा वही। तो शायद हैदराबाद में आके ज्यादा थोड़ा सा आगे हो गया मैंने दूसरी तरफ मोड़ लिया अपने आप को। और आप देखेंगे, जैसे खोता हर आदमी को लिखने वाला मेरे गाने लिखे जाए, मैं देख रहा हूँ मेरे और भी 2-3 दोस्त लिखते हैं, म्यूजिक डायरेक्टर भी हैं। क्या आ रहा है फिल्मों में, गाने तो नहीं आ रहे कम से कम, वो मेरा ये मानना है। मैं एक शेर पढ़ देता हूँ, बड़ा खूबसूरत शेर है कि नदी खुदकुशी न जी। करती तो और क्या करती, नदी खुदकुशी न करती तो और क्या करती, समंदर मीठा होने की जो जिद ठान बैठा। क्या नदी बात है, क्या बात खुदकुशी न करती तो और क्या करती, समंदर मीठा होने की जिद जो ठान बैठा। तो इस तरह की दो दो लाइन मैं जनरली कोट पे लिख देता हूँ। और मैं ये नहीं कहता सब, लेकिन कुछ पसंद आते हैं, कुछ लोग कहते हैं यार तुम तो 2 लाइन के मास्टर हो गए, ब्ला। लेकिन मुझे लगता है कि जो चीज आए लिख लीजिए। जी, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि छगनलाल मुखर्जी ऑस्ट्रेलिया से इस वक़्त कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं और बहुत अभिनंदन करती हूँ सर, अभिवादन करती हूँ, इतनी दूर से 7 समुंदर पार से आप हमसे जुड़े हैं और हमारा ये कार्यक्रम देखकर आपने 4 चाँद लगा दिया हमारे कार्यक्रम को। सर, हमारे दर्शक देखिए उतनी-उतनी दूर से आपको देखने के लिए, आपको सुनने के लिए लोग बैठे हैं, तो कोई गज़ल तो बनती ही है ताकि उनके कानों तक भी ये पहुँचे। हाँ तो मैं फिर छोड़ूंगा नहीं, सुहास जी के शब्द पकड़ के जो लिखा है मैं वही प्रस्तुत कर देता हूँ। बिल्कुल जी सर, लेटेस्ट है, स्वागत आज ही उसको पूरा किया है। स्वागत है सर। जी जी, एक सेकंड में। जी। इसका शीर्षक है, मैंने छत पे चांद चढ़ते देखा है। मैंने छत पे चांद चढ़ते देखा, इसका शीर्षक है। ख्वाब कई आंखों में पलते देखा है, ख्वाब कई आंखों में पलते देखा है, उनमें खुद को खूब मचलते देखा है। ख्वाब कई आंखों में पलते देखा है, उनमें खुद को खूब मचलते देखा है। जीवन भर जो पैसा पैसा करता था, शब्दों पे ध्यान दीजिए, कि जीवन भर जो जी। पैसा पैसा करता था, घर से खाली हाथ निकलते देखा है। क्या बात है! बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जीवन भर जो पैसा पैसा करता था, घर से खाली हाथ निकलते देखा है। और इंसानों की बात करूं क्या मैंने तो, सुहाजी की लाइन डाली, कि इंसानों की बात करूं क्या मैंने तो, दीवारों को रंग बदलते देखा है। क्या बात है! बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और अभी न्यूज में देख रहा था, तो फिर हमारे हम लोग सब दिल्ली में हैं, तो वहाँ एक है ना कि स्टाइल होती है, हमारे चचा विधायक हैं, ये बात कहीं से आई तो उसको भी डाल दिया, कि चचा विधायक की धमकी जो देता था, चचा विधायक की धमकी जो देता था, उसको नंगे पैरों चलते देखा है। और साथ समय के जो भी चलता है उसका, साथ समय के जो भी चलता है उसका, मैंने खोटा सिक्का चलते देखा है। क्या बात है! बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और बुरे बुरे कर्म की बात नहीं है केवल सुन, लोग कहते हैं यार बुरों का बुरा होता नहीं, कि बुरे कर्म की बात नहीं है केवल सुन, अच्छों का भी सूरज ढलते देखा है।
और खेल बहुत पक्की सियासत बात है। के न तुम समझो खेल सियासत के न तुम आसा समझो, हमने रात में सूरज जलते देखा है। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत और बढ़िया। कितनी बार ही मैंने झूठ की आंधी में, कितनी बार ही मैंने झूठ की आंधी में सच्चे बंदों का घर जलते देखा है। और रोटी के लालच में मैंने बच्चों रोटी के लालच में मैंने बच्चों को चंदा मामा संग बहलते देखा है। और मक्ता पेश कर रहा हूँ कि औरों की तो बहुत बात बढ़िया। नहीं मैं करता दीप, औरों की तो बात नहीं मैं करता दीप, मैंने छत पे चांद चढ़ते देखा है। औरों की तो बात क्या नहीं बात। मैं करता दीप, मैंने छत पे चांद चढ़ते देखा। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर और शुक्रिया बहुत शुक्रिया। ही। जी, दरअसल आप बहुत सारी साहित्यिक संस्थाओं से भी जुड़े हुए हैं। जी जी जी। तो आप उसके सदस्य भी हैं, हैदराबाद लेखक संघ हो या साहित्यिक संस्थाएं हो, साहित्य संगम इंटरनेशनल। तो इन सब एक सदस्य सदस्य के तौर पे आपका क्या कार्य होता है यहाँ पर, या ये तो ऑफलाइन देखिए काम होते हैं सदस्य, या ऑनलाइन होते हैं? नहीं नहीं, नथिंग नथिंग नथिंग। देखिए गोष्ठियाँ होती है महीने में एक बार, अभी तो सब ऑनलाइन हो रहे तो मैं गोष्ठियाँ जनरली होती हैं। ऑनलाइन मिलेगा। गोष्ठियाँ होती हैं और हम जी, सदस्य के तरह से भाग लेते हैं। और एक और आपने देखा होगा उसमें वो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जी, लखनऊ के पास। जी जी, मैं उससे भी जुड़ा हुआ हूँ। जी। वो अच्छा काम कर रहे हैं, नोबल काम कर रहे हैं। वो हर साल बेटियों को जितना हो सकता है बच्चों को किताबें ड्रेस वगैरह देते हैं और वो सब कंट्रीब्यूट होता है। तो मैं क्या करता हूँ, सॉरी मैं बताऊंगा नहीं इस विषय में, पर जितना जिससे हो सकता है करता है। अच्छा है, बच्चों को आगे बढ़े। जी, बिल्कुल, अगर हम समाज के लिए कुछ कर पाएँगे तो सबसे सच्ची अगर हम लिखते हैं और हम साहित्यकार हैं, हम साहित्य से जुड़े हुए हैं, क्योंकि हर साहित्य से जुड़ा हुआ व्यक्ति समाज की को नई दिशा भी दे सकता है, समाज को बदल भी सकता है। अपनी लेखनी जी के जी माध्यम से जो आगे पूर्व हमारे जितने बड़े-बड़े साहित्यकार रहे हैं, उनकी लेखनी ने बहुत प्रभावित किया है हमारे समाज को, देश को। तो हमको भी थोड़ा-सा बदलने की आवश्यकता है। और बहुत अच्छी बातें चल रही हैं। तो सर, पीढ़ियों को क्या सोच रहे हैं आप? क्या क्या देकर जाएँगे? मतलब आने वाली पीढ़ियों के लिए क्या संदेश है आपके लिए, आपके मन में? देखिए, इस नदी क्षेत्र जब में, कला के नदी जब क्षेत्र में या फिर लेखनी? जी, जी, जी। देखिए नदी जब पहाड़ से निकलती है तो वो सिर्फ पानी नहीं करती है, पानी नहीं लेके चलती है, वो ऊपर से मिट्टी लाती है, नई मिट्टी। वो उस नई मिट्टी का काम होता है नदी के किनारे किनारे खेतों में पहुंचा देना, ताकि अगले साल की नई फसल आए। सींचती तो है लेकिन वो ये काम भी करती है। और विश्व में जितनी भी नगर बसे हैं वो सब नदियों के किनारे इसीलिए बसे हैं, क्योंकि नदी, इसलिए हम नदी को माता कहते हैं कि वो देती है। मैंने कहा ना, जो दे वही तो बड़ा है। हमारा काम, हम क्या देके जाएंगे। मुझे लगता है थोड़ा सा ये ट्रिकी क्वेश्चन और ट्रिकी जवाब देना में ठीक नहीं लगेगा, क्योंकि हम क्या है, कुछ भी तो नहीं हम। देने वाला तो वो है। हम तो, ईश्वर ने जो जिस काम के लिए भेजा है कर दिया। अगर कुछ अच्छा लिखा होगा तो निश्चित हो जाएगा हमसे। हम सोचें ये करेंगे तो हमारे सोचा कुछ नहीं होने वाला, वो जो ईश्वर चाहेगा वही होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जो, लेकिन एक एक होती है कि हम जैसे कोई प्लानिंग होती है कि हम कुछ ऐसा काम करना चाहते हैं जिससे नई पीढ़ी को, जैसे कि कहानी वाला के बारे में ही आपने बताया कि कहानी वाले के माध्यम से आप नए युवाओं को आप मौका देंगे, तो ये भी अच्छी बात है, ये भी आपकी सोच है, सकारात्मक सोच है कि आप कुछ हाँ, इस तरह का मंच आप नई पीढ़ी को देना चाहते हैं, ये भी बहुत अच्छी बात है। तो नई पीढ़ी दुर्भाग्य के मैं लिए आपको कुछ नहीं लिखा आपने? छोटे, नहीं मैं सब कुछ नई पीढ़ी के लिए लिखा, पुरानी पीढ़ी में कुछ नहीं लिखा। देखिए मैं आपको दिल्ली में था तो एक मैं जगह, मुझे कहीं मुझे मुझे भी बुलाया गया, मैं भी गया। तो उन्होंने कहा हम ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं, और पैसा इकट्ठा करते हैं और लड़कियों की शादी कर देते हैं। तो फिर मुझे किसी जो साथ सज्जन साथ ले गए तो उन्होंने बोला भाई प्रदीप आप भी कुछ बोलो। मैंने कहा मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं। क्या कर रहे हैं हम यार, शादियां कर रहे हैं। उस बच्चे को आप छोड़ दो, शादी तो उनकी हो ही जाएगी। आप पैसा इकट्ठा कीजिए, जो बच्चियां पढ़ नहीं पा रही हैं हम क्यों नहीं उसका एक फंड बना देते। तो लोगों ने विरोध किया, क्या ये बात क्या है! मतलब है।
तो उनका उनका कहना था कि हम हमारी तो संस्था इसी काम की है कि हम जो गरीब हैं बच्चियां उनकी शादी करें। अरे यार, शादी करने से पहले उनको 4 क्लास पढ़ा दो तो वो खुद कमा लेगी इतना। पर उस समय, ये बता रहा हूँ 20-25 साल पहले की बात, तो लोगों को समझ में आती ही नहीं है। अभी बहुत कुछ बदल रहा है, बहुत कुछ बदल रहा है, नो डाउट। और मैं अभी भी कहता हूँ लड़कियों को अपने पैरों पे खड़ा होना बहुत 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 जरूरी है, बहुत जरूरी जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ का जो ये नारा आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है और इस क्षेत्र में भी देखिए बहुत सारे कार्य होने बाकी हैं क्योंकि भ्रूण हत्या जैसी जो समस्याएँ हैं वो लगातार बनी हुई हैं हमारे देश में। लेकिन शायद हम जैसे बुद्धिजीवी ही हैं जो इन सब कुरीतियों को दूर करने की हर संभव प्रयास हम कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं। तो बहुत अच्छी बात आपने कही कि लड़कियों को अगर हम पढ़ा देते हैं, शादी तो वैसे ही आज न कल हो जाएगी। तो ये शादी कोई बिग डील नहीं है, पढ़ाना बहुत बड़ी कोई भी बात है, नहीं। बहुत अच्छी सोच ठीक। आपकी। जी, तो इस क्षेत्र में कुछ काम फिर आपकी बात किसी ने मानी या कुछ विशेष हुआ इस क्षेत्र में, हाँ, मैंने कहा जब ना, आपने देखिए अपना जो वक्तव्य रखा? नहीं, मैंने वक्तव्य रखा, उनमें से कई लोगों ने मेरा समर्थन भी किया, पर उनका कहना था कि हमारा आज तक हमने ऐसा किया ही नहीं। तो मैंने कहा भाई, कब तक ऐसे चलेगा यार, आप कुछ तो नया करो। तो फिर वो होता है ना, जहाँ बहुत ज्यादा उम्र दराज लोग बैठे, वो कहते हैं यार फालतू का आदमी। तो क्योंकि उनको वही करना है, देखिए आपको एक और बात दूं, लोग वही करना चाहते हैं जो वो करना चाहते हैं, वही करेंगे, तो आपकी नहीं सुनेंगे। बहुत रेयर होता है कि आपकी बात सुनी जाए, मानी जाए। तो वो सब चीजें हैं, जैसे जब मैंने, और यही सब बातें दिमाग में थी जब ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के पंछी जी ने मुझसे कांटेक्ट किया कि सर ऐसी ऐसी बात है। मैंने कहा बिल्कुल आऊंगा। तो मुंबई में तो नहीं जा सका, लेकिन जब हैदराबाद था मैं स्पेशली गया। तो और ये सब करके कुछ जताना नहीं है मुझे। मुझे लगता है कि जैसे भगवान राम का जब वो पुल बना, तो उसमें गिलहरी अगर रेत लाके अपनी पंजे में या चोंच में वहां डाल रही है, मुंह में, तो अगर हम इतना भी कर दें तो मुझे लगता है सफिशिएंट है। हम ये नहीं, एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है कि हम चाहते हैं कि हमने बहुत बड़ा काम किया, हम कुछ बड़ा नहीं कर रहे। सिर्फ वो बैठा कराने वाला हमको क्या काम दिया है वही जानता, और कोई होगा। बिल्कुल, ये बात तो सर आपने सही कही क्योंकि ऊपर वाला ही निर्धारित करता है, पूर्व निर्धारित है सब कुछ। आज हम यहाँ बैठे हैं स्टूडियो में, ये भी पूर्व निर्धारित था। आप लिखते हैं, मैं लिखती हूँ या और भी लोग जो इस वक़्त जुड़े हुए हैं। देखिए, स्नेह जी ने एक संदेश प्रेषित किया है कि मैं फ्री में भी पढ़ाने के लिए कहती हूँ, लेकिन कोई नहीं भेजता। तो ये भी समाज की एक बहुत बड़ी विडंबना है। तारा सिंह जी लेकिन इस लेकिन वक़्त जुड़े हुए हैं। तारा सिंह जी बहुत-बहुत अभिनंदन, अभिवादन करती हूँ पटल पर आपका। जी, तो ये भी तो सर विडंबना है कि कोई मैं फ्री में भी बच्चे पढ़ाने के लिए नहीं भेज रहे। मैं शायद स्नेह जी मेरी बात समझ सके और सुन रही हूँ। देखिए, हार नहीं माननी। जीवन में सबसे जो बुरा शब्द है वो हार है। आप गिरे, कोई बात नहीं, उठें और उठ के दौड़ें। मैंने पता नहीं कितना लिखा है इस विषय में। कैसे मैं आपको अ, मैं देख रहा हूँ कि तेरी खूबी तेरी खामी सभी मालूम है मुझको, ये फ्रेंडशिप डे पे लिखा था कि तेरी खूबी जी, तेरी बहुत खामी बढ़िया। सभी मालूम है मुझको, मगर मैं दोस्त हूँ तेरा, दगा तुझको नहीं दूंगा। बड़ी बड़ी क्या बात है ये, बात है! छोटी छोटी बात है। या ये सर नहीं मेरा प्रदीप, दस्तार है मेरी, कितना कहाँ झुकाना ये जानता हूँ। और बहुत बढ़िया। फिर दोस्ती के ऊपर एक और लिखा था कि पन्ने पलटने से कहाँ मरती है दोस्ती, तुम दोस्त हो मेरे, कोई पन्ना नहीं तोड़ी। हम लोग हम लोग स्ट्रीम करते हैं, या तो बहुत अच्छे या बहुत नहीं अच्छे। और 14th फेब को ऐसे मनाते हैं लोग, ठीक है, मैं उसको बुरा नहीं मानता जिसको मनाना मना। लेकिन मेरी नज़र में क्या है, अगर आप किसी से सवाल करेंगे तो पता नहीं कहाँ लैला मजनू, ऐसा तो सब ना था, फालतू की बात। मैंने 2 लाइन लिखी, आप उसको अप्रिशिएट करेंगे कि देखा है हमने दशरथ मांझी यहाँ प्रदीप, देखा है हमने दशरथ मांझी यहाँ प्रदीप, रिश्ते गढ़ी है प्रेम की परिभाषा एक नहीं। क्या बात है! अपनी पत्नी के लिए, अपने गांव वालों के लिए पहाड़ काटना, ये है प्रेम। मरना गिरना बिल्कुल, फालतू, बिल्कुल। सब फालतू। तो मेरी नजर में इससे बड़ा कोई प्रेमी हो नहीं सकता, इससे बड़ा कर्मयोद्धा दशरथ मांझी जैसा नहीं हो सकता। और जिंदगी ये तो बात है जी, जी सर, जी। कि मासूमियत, चालाकियां और शोखियां प्रदीप, छोटी सी जिंदगी ने क्या क्या सिखा दिया।
तो आपको सिखा दिया है, लेकिन आप वही इस्तेमाल करें जहां लोग उसको समझें। ये नहीं कि लोगों ने मेरे साथ बुरा किया तो नहीं साहब मैं इसका साथ बुरा करूंगा। मैं तो मैं आपको यकीन मानिए बहुत गुस्से वाला था, कितना गुस्सा, अब तो शायद 2% भी नहीं था, लेकिन सीखा धीरे धीरे धीरे, लोगों से सीखा कैसे डील करना है लोगों को, गुस्से से समस्या हल नहीं होगी। और एक घटना हुई थी एयरपोर्ट में मेरे साथ कि वो एक सज्जन जी सीट को लेकर झगड़ रहे थे, मैं इधर बैठूंगा इधर, तो भाई ये सीट तो मेरी है, बीच बीच वाली सीट आपकी है, मेरी विंडो वाली है। वो इसके ऊपर बहस कर रहे थे कि मैं तो उसको ये बोला था देने के लिए, छोड़ो ना। मैंने मुस्कुराते हुए बोला, तो उसने कहा, उसने बहुत बोला आप अपनी छोड़ देंगी क्या? पक्का छोड़ दूंगा, आओ मेरी सीट पे बैठ जाओ विंडो वाली। तो 5 मिनट के बाद उन्होंने वहीं से बैठे बैठे बोला सॉरी सर। शायद मैं उसमें गर्मा गर्मी मैं भी गर्म हो जाता, लेकिन ये सिखाया कैसे? सिखाया जी जिंदगी ने सिखाया, जिंदगी ने सिखाया मुझे। और ऐसा नहीं कि मैं गर्म गुस्सा नहीं होता, गुस्सा होता हूँ, लेकिन कभी कभी शांति भी काम कर जाती है, एक मुस्कुराहट भी काम कर जाती है। अच्छा, आर्या बहुत जी बोल अच्छी, रही हैं बहुत सर। बढ़िया। जी, बनारसी ठग वाली पंक्तियां सुना दीजिए सर, अच्छा अच्छा आग्रह है अच्छा अच्छा आपके अच्छा आपके लिए। अच्छा 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 अच्छा, देखता हूँ। ढूंढना पड़ेगा वो तो कहाँ। कोई बात नहीं, मैं आप आराम ढूंढता से हूँ। ढूंढिए। जी हाँ, मैं बिल्कुल इतने बिल्कुल फिलहाल बिल्कुल। कि तुम्हें महफूज रखने की कसम खाई है मैंने दी, तुम्हें महफूज रखने की कसम खाई है मैंने दी, चलो ऐसा करो दिल में या आंखों में समा जाए। क्या बात है। और मैं कभी इनको पूरा भी नहीं करता, कभी बहुत रेयर होता है 2 लाइन से आगे गजल लिख दी पैदा लिख दी। मुझे लगता है 2 पंक्तियों में जो बात हो गई हो गई। मैं अगर आप इजाजत दें, देखिए मैं फिर वही बात जी को बहुत जी कुछ सर। सुना सकता हूँ, पर मैंने जो एक स्पेशल एक प्रिंट निकाल के रखा है वो इसलिए कि 15 अगस्त है। और मैं जी जब इनकम टैक्स वाले प्रोग्राम में गया था तो वहाँ पालीवाल साहब थे इनकम टैक्स कमिश्नर, वो चेयर कर रहे थे। तो मैंने बोला सर एक बहुत बड़ा नुकसान हो गया, हम कभी वो भी कविता लिखते हैं, अभी तो रिटायर हो गए भोपाल में। कहने लगे क्या हुआ भट्ट साहब? मैंने कहा साहब ऐसा हो गया कि ये 10 अगस्त की बात है और 5 अगस्त को 370 हट गया। जी तो जी। मैंने कहा साहब ये नुकसान हुआ कि पाकिस्तान पे जितना गुस्सा हम उतारते थे अब वो मौका नहीं मिला, तो फिर जो गुस्सा भरा हुआ था वही निकाल दीजिए। तो मैं ये भी जो मैंने लिखा था 2001 में लिखा था, करगिल वार को ही ध्यान रखते, तो हर साल 26 जुलाई को मनाया जाता है विजय दिवस। तो मैंने 16 दिसंबर तो हमारा विजय दिवस 71 का है, लेकिन 26 जुलाई करगिल वार का है। तो अगर आप इजाजत जी दें मैं ये जी, पढ़ता स्वागत हूँ है सर, स्वागत है, स्वागत कि है। सरहद सरहद पर दुश्मन ललकारे, सरहद पर दुश्मन ललकारे, उठो जवानों धरा पुकारे, और कर्ज क्या चुकाना बात है माटी का, एक अकेला 100 को मारे, उठो जवानों धरा पुकारे। और सांस है। ने वाह। अपने लेने पाए चाहे जान भले ही जाए, सांस ने अपनी लेने पाए चाहे जान भले ही जाए, खौफ हमारा उन पर इतना, छुपे हुए बैठे हैं सारे, उठो जवानों धरा पुकारे। और आर पार बहुत का बढ़िया। आवरण होगा, आर पार का आवरण होगा, उन पर भारी हर्षण होगा, अगर सामना हुआ तो अब की खून के छूटेंगे फवारे, उठो जवानों धरा पुकारे। वाह, और बहुत सुंदर। सबक नहीं लेते माजी से, फिर आते हैं पाजी से, पिटते पिटते शर्मनाई, जाने कितनी हार है हारे, जाने कितनी बार है हारे, उठो जवानों धरा पुकारे। और इतना ही उपकार समझ लो, कि इतना ही उपकार समझ लो, खुद अपना आकार समझ लो, गरजेंगे भी बरसेंगे भी, फट जाएं अरिसीने सारे, उठो जवानों धरा पुकारे। बहुत और सुंदर, बहुत बढ़िया। रणभेरी की तान निराली, क्षण में हो मैदान भी खाली। इन पंक्तियों में गौर फरमाइए कि रणभेरी की तान निराली, क्षण में हो मैदान भी खाली, निकट न आना डूब जाओगे, हम गंगा के बहते धारे, उठो जवानों धरा आह, पुकारे। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कि रणभेरी की तान निराली, क्षण में हो मैदान भी खाली, निकट न आना डूब जाओगे, हम गंगा के बहते धारे, उठो जवानों धरा पुकारे। और देखिए अब तक 4 बार हुई है पाकिस्तान की, 4 बार चरणों में गिरकर भीख रहम की हमसे पाई, 4 बार चरणों में गिरकर भीख रहम की हमसे पाई, दुनिया जब उपहास उड़ाती कहते हम तो हैं बेचारे, उठो जवानों धरा पुकारे। और हमारे सैनिक कहाँ कहाँ हैं कि धरा गगन सहरा जल पर्वत,
धरा गगन सहरा जल पर्वत, हरदम चौकस नैन हमारे, लोगों के दिल में हम बसते, हम भारत माता के दुलारे, उठो जवानों धरा पुकारे। और ये सैनिक दूसरे सैनिक से कह रहा है कि कौन चुनौती हमको देगा, कौन चुनौती हमको देगा, चीन के भक्कुग हमसे लेगा, नाको चने हम चबवा देंगे, हिंद के सैनिक सबसे न्यारे, उठो जवानों धरा क्या पुकारे। बात। और ये पंक्तियां भी खास हैं कि कभी किसी से हम न डरते, कभी किसी से हम न डरते, अरि भी नीर हमारा भरते, दिन में सूरज बन के चमकते, रात को बन जाते हम तारे, उठो जवानों धरा पुकारे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और रण की अंतिम पंक्तियां हैं चार, कि रण की ताप जी। न सह पाओगे, लौट के बुद्धू घर जाओगे, प्रेम की भाषा समझ लो वरना, तब तक हमसे बचोगे प्यारे, उठो जवानों धरा पुकारे। और याचक हो याचक ही रहना, किसी फेर में तुम मत रहना। अंतिम पंक्तियां हैं कि याचक हो याचक ही रहना, किसी फेर में तुम मत रहना, खड़ग उठाया गर हाथों ने, मुंड ही गिनते रहना प्यारे, उठो जवानों धरा, उठो जवानों। बहुत बढ़िया। मुंडे ही गिनते अच्छी रहना प्यारे, बहुत खूबसूरत, जी। बहुत सुंदर। बहुत बढ़िया कविता सुनाई आपने समा। थोड़ा अभी 15 अगस्त की सारी तैयारियां चल रही हैं और सर 15 अगस्त की बातें और आप इस तरह की बातें कर रहे हैं अभी जो भी थोड़ा वीर रस की तरफ हम चले गए। एक बात मेरे जहन में आ रही है, हालांकि ये तो बात प्रशासन की है, लेकिन मुझे थोड़ा अजीब सा अटपटा सा लगता है कि चूंकि 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस हम मनाते हैं और दिल्ली में 14 अगस्त को ही झंडोत्तोलन कर दिया जाता है सारे स्कूलों में, सारी जगहों में। तो ये चीज बहुत खलती है, चुभती है सर। तो ये इसके बारे में आप कोई अगर टिप्पणी करना चाहें तो। आपको पता है ना मैं भारत सरकार की सेवा में हूँ। इसीलिए पूछ रही हूँ आपसे। माफी चाहूंगा, माफी चाहूंगा। लेकिन फिर भी कुछ तो आप अच्छा ठीक है, भारत सरकार की सेवा में है वो अलग बात है, लेकिन आप एज अ ह्यूमन बीइंग कुछ कहना चाहें? गलत है, गलत है। आप वो बात छोड़ दीजिए, स्कूल में बच्चे को क्या कराया जाता है, क्योंकि आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सब कुछ दिखाएंगे, देशभक्ति सब कुछ दिखाएंगे, लेकिन वो मंडे टू फ्राइडे दिखाना चाहते हैं। अगर सैटरडे या संडे को देखिए, अभी 15 का संडे को आ रहा है, हमारे ऑफिस में 15 अगस्त को ही होगा। अब स्कूल वाले कैसे करते हैं, ठीक नहीं। क्या शायद दिल्ली में एक समस्या है, देखिए दिल्ली में कुछ जगह समस्या तो है कि जैसे 14 से अभी आजकल फ्लैट वगैरह मिलती रहती हैं, तो वो शायद कर लेते हो, लेकिन ये करना नहीं चाहिए। सर अगर हम संविधान की बात करें या सर हम बात करें 14 अगस्त की, तो 14 अगस्त को तो पाकिस्तान बना था। हम हिंदुस्तान की जय जयकार कैसे कर सकते हैं? और ये बहुत बड़ी देखिए, विडंबना है। हालांकि ये प्रश्न थोड़ा सा है, मैं समझ सकती हूँ, थोड़ा पेचीदा प्रश्न है और उसका उत्तर भी निसंदेह पेचीदा ही होगा, लेकिन एकदम से कौतूहल की तरह मेरे दिमाग में ये प्रश्न आया। मुझे लगा शायद मुझे साझा करना चाहिए, क्योंकि कहीं न कहीं मैं इस प्रश्न से हर साल जूझती हूँ। हर साल मैं ये देखती हूँ कि 14 अगस्त को हम राष्ट्रगान कर रहे हैं और 15 अगस्त को फिर परेड में हिस्सा लेते हैं बच्चे। तो 2-2 दिन हम झंडा फहराना और इस तरह से सेलिब्रेशन करना मुझे व्यक्तिगत तौर पर मुझे सही नहीं लगता है। देखिए आप ध्वजारोहण तो आप रोज कर सकते हैं सुबह से शाम तक, अब तो थैंक्स ये सब हो चुका है। और लेकिन उसके जो कोड ऑफ कंडक्ट है उनका तो हमें पालन करना ही होगा। आपको सूरज छिपने से पहले ध्वज को निकालना ही होगा। और मैंने कहा ना, ये बड़ा अजीब सा तो है, लेकिन मुझे याद है जब तक मैं पढ़ा हूँ, मुझे याद नहीं पड़ता कि 14 अगस्त को कभी हमने गया हूँ। और आपको टू बी वेरी फ्रैंक, सर मैं अभी आपको रोकना चाहती हूँ, क्षमा चाहूंगी। मैं बिहार से बिलोंग करती हूँ। हमारे यहाँ 15 अगस्त को ही झंडा फहराया जाता था। ये ट्रेंड सिर्फ दिल्ली के लिए है, मैं ये भी बताना चाहती हूँ। दिल्ली में मेरे बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं और ये 14 अगस्त का जो स्यापा है, इस एक तरह की जो परेशानियां हैं, वो सिर्फ दिल्ली में देखने को मिलती है। अदर स्टेट में नहीं है ये प्रॉब्लम, जहां तक मुझे देखिए लगता है। देखिए मैं दिल्ली में नहीं पढ़ा हूँ, लेकिन ये है तो गलत है। 14 अगस्त को बारिश आए आंधी आए, नो, मैंने कहा ना कुछ भी आए, मगर मैं 15 अगस्त को जाऊंगा, जाऊंगा ही।
और मैं ठीक है, जो भी स्थिति रही हो, परिस्थिति रही हो, लेकिन ये अगर गलत है तो गलत है, और इसके ऊपर जो संबंधित है उनको देखना भी चाहिए। ये क्या मतलब है भाई? दिल्ली हमें राह दिखाएगी, और अगर ये है तो गलत है, इसको सुधारना चाहिए, या इसका कुछ जस्टिफिकेशन आपने बोला तो मैं भी देखूंगा ऐसा क्यों कारण है, जबकि होना नहीं चाहिए। दरअसल सबसे मेन कारण जो मुझे दिखाई दे रहा है वो ये है कि 15 अगस्त को वहाँ पे जो प्रोग्राम किया जाता है लाल किले के ऊपर, तो बच्चे स्कूल के, अभी तो खैर कोरोना काल है, अभी तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन पहले की बात मैं बता रही हूँ, तो वहाँ पे ज़्यादा स्कूल के बच्चे इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो इसलिए स्कूल वाले, लेकिन चाहे कारण जो भी रहा हो, लेकिन ये इस तरह की जो परेशानियाँ हैं, ये नहीं होनी चाहिए। और बहुत ही सार्थक जवाब आपने दिया इस विषय पर, बोला आपने खुलकर, बहुत अच्छा लग रहा है। नहीं, मैं दूसरी बात कहता हूँ। बच्चे 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 अगर देखिए, बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो बाकी हैं, प्रिंसिपल हैं, वो 15 अगस्त को झंडा फहराए ना। भाई सारे बच्चे तो स्कूल वाले वहाँ परेड में जाएंगे नहीं। और मैंने कहा ना, नेशनल थ्रेट होती है, हमेशा होती है 15 अगस्त 26 जनवरी, आप देखते ही। लेकिन मैं इतने साल, 20 साल दिल्ली में रहा, मैंने कभी आपको नोटिस नहीं किया, क्योंकि मैं गया भी नहीं कहीं इस तरह के उसमें। चलिए आर्या झा जी की फरमाइश पूरी कर देता हूँ। जी सर, जी जी, मिल गई, हाँ, मिल गई पंक्तियां मिल गई। जी, स्वागत है सर। ठग ठग, और ऐसे ही लिखा कि ठग बनारसी से सदा तुम बचकर रहना दीप, ठग बनारसी से सदा तुम बचकर रहना दीप, ये लूटेंगे इतनी बार मांगनी पड़ जाए ना दीप। और इस तरह के 2-3 शेर लिखे थे कि ठग दिल्ली का सबसे भारी, ना इनसे भारी कोई। आप देखिए, ठग तो बनारस के और यहाँ के फेमस हैं, तो किसी ने कहा दिल्ली छोड़ दे, नहीं दिल्ली में मैं रहा हूँ। कि ठग दिल्ली का सबसे भारी, ना इनसे भारी कोई, जो इसके झांसे में आए वो फूट फूट कर रोए। और एक और लिखा था कि ठग दिल्ली के मशहूर बड़े हैं बातें और बड़ी, क्या बोले क्या कर जाएं, बरखा की जैसे झड़ी। तो चूंकि आर्या जी वहां से हैं, बनारस से, तो उनको बड़ा पसंद आया ये। जी, बनारसी ठग के बारे में हमने भी बहुत कुछ सुना है, और हमारे बहुत सारे साहित्यकार हैं जिन्होंने बनारसी ठग के बारे में बहुत कुछ लिखा भी है। और बहुत पहले एक पिक्चर आई थी, एक फीचर फिल्म आया था, बनारसी ठग, पिक्चर का नाम ही था बनारसी ठग। तो वो बहुत ये थोड़ा-सा जो विषय है, ये बहुत ही उससे रोचक उससे विषय पहले है। बनारसी, देवानंद की बनारसी बाबू आई थी पहले। जी, तो ये बहुत ही रोचक विषय है, क्योंकि अगर आप इस बातों को लेकर अगर आप कुछ लिखते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है सुनने में, और आर्या जी ने इसीलिए शायद इसकी फरमाइश की होगी, कि उन्हें ये मैं बहुत मैं पसंद दिल्ली है। मैं दिल्ली के ऊपर भी एक गीत लिखना चाहता हूँ, बम्बई पे भी लिखा मैंने, और उत्तराखंड पे अभी मैंने हाल ही में कंप्लीट किया है, क्योंकि स्वागत है जहां सर, से है। अगर आप सुनाना चाहें नहीं, तो। जी, नहीं, मैंने कहा ना, अभी मैं बाइंडिंग करा के लाऊं, मेरे पे कुछ है नहीं, मैं अच्छा, अच्छा। जी, सुनाने जी, के लिए जी। बहुत है। जी, मैं एक चीज और सुना देता हूँ, अच्छी ही है वो। जी। और हमें लौ किसी से लगानी पड़ेगी, क्या बात है! खता मेरी खता मेरी मुझको बतानी पड़ेगी, अगर दोस्ती है निभानी पड़ेगी। बहुत बढ़िया। खता मेरी मुझको बतानी पड़ेगी, अगर दोस्ती है निभानी पड़ेगी, अगर यूं ही नाराज हमसे रहोगे, हमें लौ किसी से लगानी पड़ेगी। क्या बात है! बहुत अगर बढ़िया। यूं ही नाराज हमसे रहोगे, हमें लौ किसी से लगानी पड़ेगी, अगर नाखुदा तुम चेतावनी दे बनोगे रहे हैं। किसी। मैंने कहा ना, यही स्टाइल है, मैं इसी से लिखता हूँ कि अगर अगर जी, नाखुदा तुम बनोगे किसी के, हमें कश्ती उसकी डुबानी पड़ेगी। क्या बात है! बहुत अगर बढ़िया, बहुत नाखुदा बढ़िया। तुम बनोगे किसी के, हमें कश्ती उसकी डुबानी पड़ेगी। तुम्हें अगर जरूरत नहीं है हमारी, तुम्हें अगर जरूरत नहीं है हमारी, ये बातें सभी को बतानी पड़ेंगी। और ख्वाबों में अगर तुम बहुत मिलोगे बढ़िया। किसी से, ख्वाबों में अगर तुम मिलोगे किसी से, तो आंखों से नींदें चुरानी पड़ेगी। और संभल जाओ, अब भी वाह! नहीं कुछ है क्या बिगड़ा, बात है! संभल जाओ, अब भी नहीं कुछ है बिगड़ा, हमें दुश्मनी फिर निभानी पड़ेगी। और कि छुप छुप के तुम दीप मिलते हो जिससे, मकता है कि छुप छुप के दीप मिलते हो जिससे, फोटो अब उसकी बनानी पड़ेगी, हमें लौ किसी से लगानी पड़ेगी। क्या बात है! क्या बात! बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया सर, बड़ी अच्छी चेतावनी दे दी आपने। और अब सुधर जाओ, नहीं तो हम तो गए कहीं और। बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर, बहुत सार्थक बातें हो रही हैं अब तक, और समय भी हो चला है। तो सर जी जी।
अभी आपके पसंदीदा साहित्यकार या कवि कौन है, पूर्व में भी और इस वक्त, अगर आप किन्हीं का नाम लेना चाहें? देखिए, मैंने एक्चुअली बताऊँ कहीं को पढ़ा है। मैं आपको बताऊँ, मुझे शिवानी के, मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ कि अभी जी। यहीं पर ही मुझे बोला गया कि भाई शिवानी के ऊपर चर्चा है, आप आइए और आप क्या बोलना चाहेंगे। तो मैंने कहा ठीक है। तो मुझे याद आया कि शिवानी का जो कृष्णकली उपन्यास है, वो मैंने कम से कम 20-22 साल पहले पढ़ा था। अब मैं याद कर रहा हूँ, याद नहीं आ रहा मुझे, भाई बोलेगे थे किस लिए। तो मैंने कहा काम नहीं चलेगा। तो मैंने यहाँ एक ही, आपको बता दूं, हैदराबाद में एक ही है जो हिंदी बुक सप्लाई करती पूरे साउथ में। मैंने उनको बोला भारती जी ऐसी सी बात है। उन्होंने कहा मैं आपको 1 घंटे फोन करता हूँ। एंड थैंक्स भारती जी, उन्होंने 1 घंटे मुझे बुक मेरे ऑफिस में पहुंचाई। मैंने वो पूरी बुक पढ़ी क्या बात। सैटरडे में। और संडे में जाके जब मेरा नंबर आया तो बोला साहब 2 मिनट। मैंने कहा अगर 2 मिनट बोलना है तो मैं 600 रुपये खर्च नहीं किया इसलिए कि मैं 2 मिनट बोलूंगा। मैं आपको वो बातें बताऊंगा जो आपको किसी को नहीं पता। तो बताइए साहब कि अगर आपको याद हो, कृष्णकली इतना फेमस हुआ, धर्मयुग में उसकी क्या नाम है, उसको कड़ियों में प्रकाशित करते थे। और धर्मयुग में हड़ताल हो गई तो लोगों ने पूछा, और जब वो करेक्टर मर जाता है तो उन्होंने कहा कुछ ऐसा मारिए मत। मतलब इतना लोग जुड़ जाते थे। और उसकी एक और इंटरेस्टिंग घटना है कि लखनऊ मेडिकल कॉलेज में कोई सज्जन गए थे, तो वहां एक लेडी ने आके दूसरी उसको बोला, अपनी साथी को, तुमको पता है कृष्णकली मर गई, कृष्णकली मर गई। तो वो भी उदास हो गई। तो जो सज्जन मिलने गया तो उनका क्या हुआ भाई, कोई पेशेंट थे क्या? नहीं साहब पेशेंट नहीं। ओह कृष्णकली मर गई, क्या हुआ भाई, है कौन कृष्ण? तो उन्होंने बताया। तो सज्जन ने कहा क्या मतलब भाई? भाई शिवानी का उपन्यास है जो धर्मयुग में आता है, और आज ही धर्मयुग आया है, क्या इन्होंने बात। पढ़ के क्या बताया है। बात। देखिए ये है शिवानी है। और मैं आपको बताऊं, हिमांशु जोशी हैं उत्तराखंड के ही, उनका कई उपन्यास करने पड़े। उनमें से एक उपन्यास है तुम्हारे लिए। और मुझे लगता है मैंने प्रेम के ऊपर जितने उपन्यास पढ़े, बस तुम्हारे लिए से बेटर। और हम लोग बात करते हैं तंत्र मंत्र की और ये सब जो पिक्चरें आती हैं, क्या बोलते हैं उसको, फैंटासी की। मैं कहता हूँ आज भी 1888 में बाबू देवकीनंद खत्री ने उपन्यास लिखा था, चंद्रकांता चंद्रकांता संतति भूतनाथ। उसको उठा लीजिए, सब उसके आगे पानी भरते नजर आए। कोई मुकाबला नहीं उनका। क्या लिख गए वो लोग। इसलिए जो लोग लिख गए, फिर मैंने अभी हाल ही में बाण भट्ट की आत्मकथा पढ़ी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, जिससे हजारी प्रसाद द्विवेदी बड़े, वो बाण भट्ट की आत्मकथा आप पढ़े तो आपको लगेगा किस जमाने की क्या बात हो रही है, कैसे बात हो रही है, कहाँ जा रहा है। तो मैं हमेशा, मुझे लगता था ये ऐसे ही बोल रहे हैं, लेकिन मुझे धीरे धीरे अपनी गलती महसूस हुई कि नहीं, अच्छे लोगों को पढ़िए। जब तक आप अच्छे लोगों को नहीं पढ़ेंगे, आपकी लेखनी में वो अच्छापन नहीं आएगा, वो मैच्योरिटी नहीं आएगी। तो पहले पढ़ता था, बीच में छोड़ा, फिर दोबारा पकड़ लिया है कि अब ये पढ़ना है, अब ये पढ़ना है। अभी राग दरबारी दोबारा शुरू कर रहा हूँ उसको पढ़ना। तो पर्पस सिर्फ ये है कि हम कुछ पढ़ते तो कहीं ना कहीं से हमें कुछ मिल जाता है पढ़ने को। जैसे मैंने कविता लिखी थी, मैंने कहा ना, अभी तो मैं ढूंढ नहीं पाऊंगा, वयम रक्षा में उपन्यास पढ़ा था गोली, आचार्य शत्रुसेन का, बचपन में पढ़ा। जी। खाने पास 4th और 5th स्टैंडर्ड। हमारे घर में बहुत फिल्मों का और किताबों का शौक था। मेरे पिताजी ने मेरे नाम से ही प्रदीप पुस्तकालय खोल दिया। वो गोली उपन्यास आचार्य शत्रु का पढ़ के, और एक उनका उपन्यास है वयम रक्षा में, यानी कि हम रक्षा करते हैं, पूरा दशानंद के ऊपर है। वो कहीं ना कहीं दिमाग में प्रिंट था। अभी 3-4 स्टैंडे में उसका कुछ लिखने की कोशिश। तो वो मैं आपके सामने सबके बोल रहा हूँ कि मैंने अपनी गलती मानी कि मैंने बीच में जो पढ़ना बंद किया, मुझे पढ़ना बंद नहीं करना चाहिए। आप पढ़ेंगे नहीं, पुराने लोगों को नहीं पढ़ेंगे तो आप नया कुछ भी नहीं पा सकते। आपको वो फाउंडेशन है, वो हमारी यूनिवर्सिटी है, हम उनको पढ़ेंगे तभी हमारे कुछ नया आइडिया आएंगे। क्योंकि ये नहीं कि नया कुछ नहीं अच्छा लिखा जा रहा है, नया बहुत अच्छा लिखा जा रहा है, लेकिन आप सब कुछ देखेंगे, शेर शायरी वो सब पहले लिख गए, गालिब लिख गए, दाग लिख गए। हम सब क्या कर रहे हैं, रिपीटेशन तो कर रहे हैं, इधर से उधर शब्द उठाए जोड़ दिया। लेकिन जो लिख गए लिख गए। अब इतने सारे लोग हैं, फिर लोग इब्ने साहब को याद करते हैं, गुलजार साहब को याद करते हैं, बशीर बद्र साहब को याद करते हैं, या राहत साहब को याद करते हैं। तो क्यों याद करते हैं? इसलिए याद करते हैं कि उनमें कुछ ताजगी थी। मैं अगर इजाजुल को एक छोटी सी कहानी बताऊं, मैंने एक जी सर, स्वागत। पढ़ा मैंने उसमें कि मेरठ में एक मुशायरा हुआ। जी। उस मुशायरे में एक शायरा साहिबा
और ये आपको बता रहा हूँ कम से कम 20 साल पहले की बात। तो मैंने जब ये सुनाया कि भाई ये ऐसे है, तो मेरे जिया जी थे, अभी तो नहीं है, उन्होंने कहा नहीं नहीं ये कोई गजल है क्या? ठीक है, खैर अभी मिल गई मुझे वो। तो राहत साहब की गजल थी वो। तो वहां पे एक शायरा ने अपना पढ़ा, तो उनका था कि भाई मैंने की वफा, इसको ये मिला, मुझको क्या मिला, कुछ ऐसा था उसमें। उसमें नीरज साहब भी थे। जी। नीरज जी ने भी पढ़ी थी कि अब तो धर्म ऐसा बनाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए। तो वहां पर हुआ ये कि वो शायरा साहब को लोगों ने खींच दिया, खूब घूट किया उनको, और वो रो पड़ी। तो जो उसके सदारत कर रहे थे मुशायरे के, उन्होंने एक लड़के को कहा, बेटा खड़े होकर जरा संभाल, ये तो माहौल बिगड़ रहा है। उन्होंने तुरंत एक शेर उछाल दिया कि फैसले लम्हात के नस्लों पे भारी हो गए, बाप हाकिम थे मगर बेटे भिखारी हो गए। पिन क्या ड्रॉप था बात है, वो। बहुत बढ़िया। अब मामला उल्टा ना हो जाए, शहर लड़के ने दूसरा शेर उछाल दिया कि देवियां पहुंची थी अपने बाल बिखराए हुए, देवता मंदिर से निकले और पुजारी हो गए। मैंने पढ़ क्या लिया, जी बात है, गया, क्या याद बात। दिया। अब पता चला मुझे जाके कुछ महीने पहले कि ये तो गजल राहत साहब की है। राहत इंदौरी थे, मतलब अब कम से 20-22 साल पहले की बात। तो जी। ये पकड़ है, मतलब कि मूड समझा, मुशायरे का मूड कहाँ जा रहा है। लेडी रो पड़ी है, तो कुछ था, कुछ पढ़ा था, उनके उस्ताद की उनके उस्ताद का आशीर्वाद था उनके ऊपर, कि उन्होंने उस लफ्ज को पकड़ा और पढ़ दिया। तो वही सब हमें कहीं ना कहीं तब आएगा जब हम अपने पुराने जो बहुत ज्यादा हमारे वरिष्ठ पढ़ेंगे। हैं उनको। हाँ, जी। मैं कहूँ बहुत ज्यादा नहीं पढ़िए, लेकिन इतना पढ़िए जो आपको समझ सके, उतना ही पढ़िए जितना आप समझ सके। बहुत अच्छी बात है। देखिए अभी जो हमारे रहीम और कबीर के जो दोहे हैं, वो बहुत ज़्यादा जी मात्रा में नहीं है। लेकिन जो दोहे हैं वो पीढ़ी दर पीढ़ी उसको पढ़ रही है, उसको सीख रही है और कहीं भी मतलब निर्बाध रूप से ये सारे दोहे निरंतर चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। तो लेखनी ऐसी ज़रूर प्रखर होनी चाहिए कि आप अगर कुछ ही लिखो, लेकिन ऐसा लिखो कि ज़बान पे बैठ जाए लोगों की। मैं तो आपको एक और शेर पढ़ूं। मैं एक शेर पढ़ता हूँ, मैंने जी, कुछ लिखा था अभी। जी, लेकिन मैं आपको बताऊं, देखिए हमारे जो भारतीय संस्कृति है ना, उसमें गद्य का कोई स्थान नहीं है। आप महाभारत देखिए, श्रीमद् भगवत गीता देखिए, रामायण देखिए, सब पद में है। उनके जो सारांश लिखे गए उन पद के, श्लोक के, उनको आप गद्य कह सकते हैं, लेकिन वो गद्य नहीं है। ये जो गद्य परंपरा है, ये सब उनकी है, यूरोपियन कंट्रीज की है, वेस्टर्न की, हमारी नहीं है। और आपने जो बात कही, देखिए आप कबीर दास हैं, रहीम दास हैं का एक दोहा उठा लीजिए, आप माथापच्ची करते रहेंगे सुबह शाम तक अर्थ समझने के लिए। आप सोचेंगे कहाँ क्या लिख गए वो, आप लिख नहीं पाएंगे। ऐसी ही कुछ बातें चली। अचानक मैंने जब ये लिखा तो मैं कोट, मेरे 500 कोट हो रहे थे, 499 हो गए थे। तो मैंने कहा यार 500 कुछ जी, स्पेस लिखना चाहिए। तो हैदराबाद लैंग्वेज मुझे बचपन से बहुत पसंद है। एक शेर लिखा जी। है कि लिखो रचना कोई ऐसी जो दुनिया याद रखेगी, लिखो रचना कोई ऐसी जो दुनिया याद रखे दीप, वगरना लिखने को तो रोज ही लिखते हैं लोग। यहाँ पे इस तरह का स्टाइल है बोलने का, वगरना लिखने को तो लोग ही लिखते हैं रोजाना। तो आप कुछ ऐसा लिखो। मैंने शुरू में कहा कि 2-4 चीज आपकी ऐसी हो गई, याद आ गए। दुष्यंत ने कुछ गजलें लिखी, याद रह गई। अब जैसे मुझे अब 20-22 साल पुराना राहत साहब का 2 ही शेर याद है, लेकिन याद है। या नीरज जी ने याद जो है। बोला जी, था कि अब तो एक धर्म ऐसा भी बनाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए। या पुरानी फिल्मों के गाने आज भी हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं स्टोर है। क्यों याद है? क्योंकि वो आज भी अच्छे हैं। 63, 40, 55 के। अरे हम तो पैदा भी नहीं हुए थे, लेकिन हमें फिर भी याद है, क्योंकि वो वास्तव में गीत थे, वो याद है। गाने जी, थे, बिल्कुल, उनमें बिल्कुल। मेहनत, उनमें जी, मेहनत थी, उनमें मेहनत थी। और सारी कहानी वह मेहनत का कोई दूसरा वो बोलते हैं ना, स्ट्रगल इज द लास्ट प्रूफ ऑफ पर्याय नहीं है। सक्सेस। मेहनत का कोई मेहनत दूसरा तो पर्याय नहीं है। जी। बहुत 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 बढ़िया और बहुत ही सार्थक बातें आपके साथ हमारी चली हैं। और सर अंत में मैं चाहूंगी कि या तो आप कोई संदेश देना चाहें या कुछ सुनाकर इस कार्यक्रम को हम समाप्ति की ओर लेके चलें, जैसी आपकी अरे इच्छा हो सर। मैं सिर्फ 2-2.5 मिनट में बात खत्म करूंगा। देखिए सुनाने को तो बहुत कुछ है, लेकिन इत्तेफाक से जो पेज खुला वो ही पढ़ देता हूँ। जी, और ये भी मैंने कहा ना, मैं थोड़ा कटाक्ष कर देता हूँ, और अपने ऊपर भी खूब कटाक्ष करता हूँ कि तुम खुद से नाराज हुए से लगते हो, तुम खुद से नाराज हुए से लगते हो, रिश्तों
से बेजार हुए से लगते हो। और किस्मत से ज्यादा किसको मिल पाया है, किस्मत से ज्यादा किसको मिल पाया है, आदत से लाचार हुए से लगते क्या बात है, बहुत बढ़िया। हो। खुद की राह बनाने वाले सोच जरा, खुद की राह बनाने वाले सोच जरा, तुम सबको होशियार हुए से लगते हो, रिश्तों से बेजार हुए से लगते हो। और क्या जाने बात है, कब हो बहुत जाए नाजिल कुफ्र तेरा, जाने कब हो जाए नाजिल कुफ्र तेरा, तुम सबको औजार हुए से लगते हो। क्या बात है, और क्या बात है। ये शेर विशेष, कड़वे बोल कलेजा चीर के जाते हैं, कड़वे बोल बिल्कुल, कलेजा चीर के जाते हैं, तुम चाकू की धार हुए से लगते हो। क्या बात है, क्या बात है, कड़वे बहुत बोल बढ़िया, बहुत कलेजा बढ़िया। चीर के जाते हैं, तुम चाकू की धार हुए से लगते हो। और जलवा तेरा नुमाया सारे शहर में है, जलवा तेरा नुमाया सारे शहर में है, तुम सबको सरताज हुए से लगते हो। और क्या हर बात है। रिश्ते में मीन में क्या अच्छा है। कुछ लोगों की आदत है, आप उन्हें कितना भी अच्छा बोलें, कितना भी अच्छा कुछ दें, वो उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ करेंगे। तो उसको ध्यान में रख के लिखा कि जलवा तेरा नुमाया सारे शहर में है, तुम सबको सरताज हुए से लगते हो। और हर रिश्ते में मीन में क्या अच्छा है, तुम सबको दीवार हुए से लगते हो। क्या बात हर है, रिश्ते क्या में बात है, मीन बहुत में बढ़िया। क्या अच्छा है, तुम सबको दीवार हुए से लगते हो। और कभी तो अपनी सूरत देखो दर्पण में, शिवाजी ध्यान दीजिए कभी कि तो, कभी तो अपनी जी सूरत कभी देखो तो, दर्पण में, एक बासी अखबार हुए सकते हो। अरे बाप रे, कभी क्या तो बात सूरत, है। कभी तो अपनी सूरत बहुत देखो सुंदर, दर्पण में, एक बासी अखबार हुए से बहुत, लगते हो। और कभी तो हंस के बात करो तुम हमसे भी, कभी तो हंस के बात करो तुम हमसे भी, बस लड़ने को तैयार हुए से लगते हो। और क्या बात है, क्या मक्ता बात। मक्ता मक्ता पेश है। और तुमने कब परवाह की दीप जमाने की, तुमने कब परवाह की दीप जमाने की, तुम सबको अय्यार हुए से लगते हो, रिश्तों से क्या बेजार हुए बात से है, लगते हो, रिश्तों से। बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर, बहुत ही शानदार बातें आपसे, और कुछ ऐसे ही ऐसे अलग पहलू पर भी हमने चर्चाएं की, और बहुत ही अच्छा रहा सफर। बहुत सारे आपके मित्र, हमारे मित्र जुड़े, इस कार्यक्रम को चार चांद लगाया। आपने अपना कीमती वक्त दिया। बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ पटल की ओर से, अपनी ओर से, कि आप आए और हमसे बहुत सारी बातें आपने साझा की। फिर किसी क्या मोड़ दो पे मिनट है जरूर हमारे पास? मुलाकात हमारी होगी। जी जी जी, बिल्कुल सर, आप कहें, कहें सर। 2 मिनट नहीं, मुझे मैं इसलिए एकदम जी ध्यान आ सर। गया मुझे, क्योंकि जो मैंने जी निकाला था वो याद है मुझे, जो मैं सबसे ज्यादा पढ़ता हूँ। जी जी, इसलिए मैंने स्वागत है सर। बोला। मैं मैं बम्बई में था, नया नया 2006 में गया, तो 2008 में फिल्म राइटर एसोसिएशन मेंबर हुई, मीटिंग हुई। उसमें जावेद अख्तर को बोलने नहीं दिया गया। और ये जब न्यूज आई क्यों? तो मैंने कहा यार जावेद अख्तर हस्ताक्षर है वो तो, उनको नहीं बोलने, होता है सब जगह पॉलिटिक्स है। ये बात दिमाग में ऐसी घर कर गई कि एक लाइन बनी, ये जमहूरियत की निशानी नहीं। और पूरी गजल तैयार कि जुबान तो है लेकिन जुबानी नहीं है, ये जमहूरियत की निशानी नहीं। जुबान तो है लेकिन जुबानी नहीं है, ये जमहूरियत की निशानी नहीं है। मिला खालिया वरना फाकाए मस्ती, मिला खालिया वरना फाकाए मस्ती, किसी एक घर की कहानी नहीं है। और हटा बदनजर अपनी मासूम जान से, शेर मिला था फरमाए क्या बात। कि हटा बदनजर अपनी मासूम जान से, तेरे घर में बेटी सियानी नहीं है, ये जमहूरियत की क्या निशानी बात है, नहीं है। बहुत बढ़िया। जो जुल्मो सितम देखकर भी न फड़के, जो जुल्मो सितम देखकर भी न फड़के, किसी काम की वो जवानी नहीं है, कि दहशत में इंसान जिए जा रहा है, बची बाकी खूमे रवानी नहीं है। और मख्ता है कि मेरे दीप हाथों में खंजर ही दे दे, मेरे दीप हाथों में खंजर ही दे दे, रगों में लहू मेरे पानी नहीं है, ये जमहूरियत की क्या निशानी बात नहीं है, है। मैं क्या कम से बात। कम 50 से ऊपर बार पढ़ चुका हूँ उसे, और मुझे भी याद ही हो गई। बहुत बढ़िया, बहुत धन्यवाद बढ़िया, आपने बहुत मुझे शानदार। मुझे अतिरिक्त 2 मिनट का समय दिया, उसके लिए धन्यवाद आपका। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, हम तो सुनने के लिए ही बैठे थे, और बहुत सारे लोग इस वक्त हमसे, जो हमारे प्यारे दर्शक हैं, वो जुड़े हुए हैं, और बहुत ही अच्छा ये कार्यक्रम चला। एक बहुत ही पेचीदा प्रश्न था मेरे मन में, लेकिन मुझे नहीं लगता जी कि जी, शायद मुझे पूछना चाहिए, नहीं पूछना चाहिए, क्योंकि अभी अवश्य। आपने जावेद अख्तर साहब के बारे में बात की, तो हमेशा वो विवादों में ही घिरे रहते हैं, हिंदू मुस्लिम हम्म, करके। तो सर, एक सवाल पूरे कौम के लिए मैं पूछना चाहती हूँ कि बहुत सारे ऐसे मुस्लिम लोग हैं
जो हमेशा ये बात कहते हैं कि भारत में डर लगता है। तो भारत में क्यों डर लगता है उनको? भारत में उनको आपको रोज़ी-रोटी मिली है, भारत में आपको प्यार मिला, भारत में आपको सम्मान मिला, फिर डर क्यों लगता है भारत डर उनको हमसे और आपसे नहीं लगता, उनको डर अपने आप से लगता है। में? क्या देखिए, बात है! एक एक व्यक्ति जिसकी आदत आपने खराब कर दी, मैंने कहा ना, मैं आपको मेरे पास इतने बहुत सारे मटेरियल मैं बोल सकता हूँ। आप किसी के बच्चे को बिगाड़ दें, तो बिगाड़ने का तरीका क्या होता है कि आप उसको फ्री में दारू पिलाएं, फ्री में मांस मच्छी खिलाएं, फ्री में सिगरेट पिलाएं, जो खिलाना खिलाएं। जब वो 5-6 महीने खा के मोटा ताजा हो जाएगा ना, उसको आदत पड़ जाएगी, फिर आपका मेरे पास पैसे नहीं है। आपने पुराने फिल्म में ये देखा होगा, फिर वो बच्चा अपने घर में चोरी करेगा, डाके डालेगा, कुछ भी करेगा। और आप बहुत सारे किस्से देखते हो, माँ मार दी, बाप मार दी। जो लोग ये कहते हैं उनके साथ वही है। आज तक उन्होंने वही सब किया है जो उन्हें नहीं करना चाहिए। ये कैसे संभव है? आपको डर लगता है भाई? अरे डर तो आपको लगना नहीं चाहिए। डरना तो आपको दूसरे लोगों को आपसे चाहिए, दूसरे देशों को आपसे डरना चाहिए, दूसरे लोगों को नजीर लेनी चाहिए आपसे। यार, आप भारत जैसे विशाल देश में रहते हैं, 20-22 करोड़ लोग हैं। और मैं कहा ना, देखिए ये चुनिंदा लोग हैं, हर जगह हर कौम में ऐसे लोग मिल जाएंगे जिनका एक ही काम है कि नेगेटिविटी फैलाओ, वो पॉजिटिविटी होने नहीं देंगे। और ये कहना, एक तो मैं, माफ कीजिए लेकिन मुझे गंगा जमुना तहजीब से सख्त नफरत है। ये फालतू की बात है, कुछ नहीं है ये तो लोगों ने अपना एक, मैंने कहा ना, बहुत सारी चीजें बना रखी हैं, ओढ़ रखी हैं। वो ऐसा कुछ नहीं है। जिसको जैसे जीना है जीजिए। मैं तो जो अपने शहनाई वादक थे उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब, उनकी बात को आज भी दिमाग में रखता हूँ कि भाई आप गाली भी दो, हम सुन लेंगे आपकी गाली, बस आप देना सुर में। तो हम तो क्या वही कह बात! रहे हैं कि आप, हाँ, तो मैं आज भी वो मानता हूँ, जिनको डर लगता है, भाई आपको किसने मना किया है? हमारे शास्त्रों में लिखा है कि आपको अगर कहीं डर लगता है, आप उस देश को छोड़ दीजिए, उस नगर को छोड़ दीजिए। किसने कहा आपको? होता है ना। जैसे मुझे जी, याद है कि हमने कोई पढ़ा मेरठ है में ना था, जी, तो उन्होंने भी हमने ऐसे। जी, हमने पढ़ा भी है ना जी, कि देश चोरी प्रदेश भिक्षा, शास्त्र में कहा है दूर चले जाने से मनुष्य का दुर्दीन दूर हो जाता है। तो अगर आपको लगता है कि यहाँ आपको कष्ट हो रहा है तो आप यहाँ से जा सकते हैं। किसी ने रोका नहीं है। कुछ नहीं, बहुत अच्छी बात आपको आपने कही। देखिए, एक सिंपल बात है। मैं फिर घूम घूम के फिर मैं आऊंगा कि आपको जो भी मिल रहा है, अच्छा मिल रहा है खाने को, कम से कम आपको कोई कुछ कह तो नहीं रहा। हिंदुस्तान में सबसे बड़ी खूबसूरती क्या है कि यहाँ अनावश्यक रूप से लोग एक दूसरे को परेशान नहीं करते। होंगे अपवाद, हर जगह होंगे। तो भाई, मैं तो जी, कहता हूँ, आप हिंदुस्तान में छोड़ो, आप सिर्फ 10-15 दिन का टूर लो और जरा कुछ 56 मुस्लिम करते हैं, 2-4 जगह घूम के आ जाओ। और जो घूम के आ गए हैं, मेरे को वो आर के खान है, जो भोजपुरी फिल्मों का था, उसने बहुत अच्छी बात कही थी। उसने कहा, मैं अपने बच्चों को बोलता हूँ, लड़ो झगड़ो कुछ भी करो, पर बेटा तुम्हारे लिए हिंदुस्तान से बढ़िया कोई जगह नहीं। इसलिए क्या नहीं है बात! कि आप जिनको हिंदुस्तान में बुराइयां ढूंढनी है, खूब ढूंढो, कोई नहीं रोक रहा आपको। हम जहाँ रहते हैं, लड़ेंगे झगड़ेंगे। मैंने लिखा भी था कि लड़ते तो हैं हम भी आपस में, मगर पर रकीबों के लिए शैतान। एक है मेरी इसमें कि ये ठीक है, हम जी, अलग अलग क्षेत्र के लोग हैं, अलग अलग कौम के लोग हैं, हम आपस में खूब लड़ते हैं। पर हमारी इस लड़ाई को देख के अगर कोई तीसरा व्यक्ति, कोई दुश्मन देश ये सोचता है कि हम उसके साथ ऐसे ही लड़के दिखाएंगे, जी नहीं, कि लड़ते तो हैं हम भी आपस में, मगर पर रकीबों के लिए शैतान। तो हम रकीबों के लिए तो शैतान ही हैं, फिर हम आपस में कितना भी लड़े, उनको तो बेटा ठिकाने लगाई थी। सिंपल बात। बहुत अच्छी बात सर, बहुत-बहुत मैं आभार व्यक्त करती हूँ जुड़ने के लिए और इतनी अच्छी बातें करने के लिए। बहुत-बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, बहुत आभार है। मुझे भी आनंद आ गया। मुझे, मैं सुहास जी का परसों इंटरव्यू देख रहा था, तो मुझे लग रहा था यार ये बहुत लंबा हो गया। और अभी लग रहा है कि जब हम बातें करते हैं तो तारतम्यता, वो वही वही नदी का कल 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 करते बहना वाला स्थिति होती है। समय का पता चलता नहीं। मैंने भी ध्यान से देखा, 19:30 हो गए। जी, जी। जी, बहुत शुक्रिया। आभार व्यक्त करती हूँ जुड़ने के धन्यवाद लिए और धन्यवाद। बहुत सार्थक बातचीत आपके आपका साथ रही मैं हमारी। आपका भी धन्यवाद, और जोशी साहब का भी धन्यवाद। और एक वो मैडम, जो मैं उनका नाम भूल गया, जो शुरू में आई थी, उनको भी मेरा धन्यवाद जी, पहुंचाएं। रजनीश गोयल जी। बहुत, जी, जी, जगदीश जी, बहुत 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 बिल्कुल। अच्छा लगा आपसे मिलकर। आप सभी को धन्यवाद। जय श्री राम। दर्शकों
अभी आप जुड़े हुए हैं हमसे और हम अभी हमारे जो मेहमान हैं प्रदीप भट्ट जी, वो भी हमसे इस वक़्त जुड़े हुए हैं और बहुत ही सुंदर आपने साथ निभाया हमारा और जाते-जाते सभी का आभार ज़रूर व्यक्त करना चाहूँगी। दीपांजलि दुबे जी का आभार व्यक्त करती हूँ। सबसे पहले मेरे परम पूज्य, परम आदरणीय श्रीनिवासन अय्यर जी का आभार व्यक्त करती हूँ। निरंतर प्रतिक्रियाएँ देते हैं और निरंतर कार्यक्रम में जुड़ते हैं। छगनलाल मुथा जी ऑस्ट्रेलिया से हमसे जुड़े हुए थे, बहुत-बहुत आभार व्यक्त करती हूँ आपका। सुहास तथागत भटनागर जी बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। आर्या झा जी बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। भाव्या भट्ट जी, स्नेह जी, जयप्रकाश रावत जी, तारा सिंह जी, मंजुला एम तुषी जी और रूपक कुमार जी और तमाम वे लोग जिनके नाम मैं नहीं पढ़ पाई हूँ, हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ आप हैं तो हम हैं। इसी तरह साक्षात्कार की कड़ियों को जोड़ के हम फिर एक नई शख्सियत के साथ रूबरू होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, शब ख़ैर, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए।